सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करें अगर आपकी तवज्जो मिल जाए सबकी। अच्छा, कल के सेशन के हवाले से सेशन के बाद में कुछ सवाल के लिए रिक्वेस्ट थी कि कुछ सवाल हैं कुछ लोगों के जहन में, तो मैंने कहा था आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल के सेशंस के मुतल्लिक जो एक दो सवालात हैं जिनके जहन में, उसको कंप्लीट कर लेंगे ताकि कल के सवालात जहन में रहेंगे तो कल के मौजू के हवाले से तशनगी बाकी रहेगी। तो कुछ ख़वातीन की तरफ से सवाल थे और ग़ालिबन आपकी तरफ से अगर हों तो उसको हैंडल कर लेते हैं जल्दी से, फिर हम अपने मौजू की तरफ आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जो मुझे बुक्स बता रहे हैं अगर उनको देखें तो पब्लिश कर बुक तो सारी मेरा करंट 2001 के बाद यानी इसका सिनेरियो मेन 9/11 का बनता है। आफ्टर 9/11 जब अमेरिका मुसलमानों को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया तो उसके बाद सारे लोग जज्बाती तौर पर रिएक्शनरी हुए। दूसरा आपने सारे मसलक बताए कि ये इस मसले का, ये इस मसले का, ये इस मसले का। मुझे यूँ लगा कि इस तरह हमारी ब्रेन वॉशिंग हो रही है कि ये मसला कैसा है, ये मसला कैसा है, ये मसला ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर मग़रिब एतराज़ात कर रहे हैं हम पे तो वो सारे मुसलमानों पे करते हैं, कोई एक मसलक पर नहीं करते। और दूसरी बात अगर मसलकों को भी देखें तो अहले हदीस मसलक जो था वहाबियत का, वो भी अमेरिका का परवरदा था। यानी स्टार्ट उन्होंने खुद ही हमारे दरमियान तफरकाबाजी करवाई कि हम फ़िरकावारियत पर बढ़ जाएँ और वो अपने काम करते हैं। दूसरी बात आपने बाकी सारे टॉपिक्स पे बताया कि इस मसलक से मुके, इस मसलक से मुके। अहले सुन्नत वल जमात ने कोई किताब नहीं लिखी अगेंस्ट आफ्टर 9/11 कायदे मुकर्रम के अलावा। और तीसरा जो मेरा अहम सवाल था वो ये कि ये चौथा हो जाएगा, चौथा कर लेंगे, पाँचवा कर लेंगे। मैं इसलिए नोट कर रहा हूँ ताकि मुझे जवाब देने में आसानी रहे। पाँचवा या छठा जितना मैं मेरा सवाल वो ये कि मगरबी अमेरिका जो आजकल जहाँ जहाँ कर रहे हैं, इराक पे हमला, ये ईरान पे मुस्तबदी कर रही है, अफगानिस्तान पे वॉटएवर, वो कहते हैं कि ये हमारा भी मजहबी फरीज़ा है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर में देखें फतवात का सिलसिला तो वो कहते हैं कि अलग बात है रीज़न कुछ भी हों, लेकिन आफ्टर ऑल जंग हुई और उसके बाद मुसलमानों ने ये सारा हिस्सा अपने कब्जे में किया। अगर हज़रत उमर फारूक 11 साल और हुकूमत करते तो इस वक्त पूरी दुनिया पे इस्लाम होता। अब वो इसको भी बुनियाद बनाते हैं कि आपके दौर में अगर ये हुआ तो हम आज के दौर में हमारे पास पावर है तो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो आप इस पर इतना अगेंस्ट क्यों होते हैं? ये सारी बातों की तरह आप मुझे थोड़ा सा नहीं करना। अच्छा, कुछ सवालों के जवाब आसान है, कुछ के लेंथी हैं। जिनके लेंथी हैं मैं आपको गाइड कर दूंगा फर्दर होमवर्क के लिए कि आपको मज़ीद रहनुमाई कहाँ से मिल जाएगी। आपने फरमाया कि 9/11 के बाद के सारी किताबें ज़्यादा प्रोड्यूस हुई हैं। आप 9/11 से पहले का सारा लिटरेचर उठा लें, तहरीक पाकिस्तान, ये तक़सीम हिंद से पहले का भी, तो आपको सारी तहरीरें इसी पे मिलेंगी। मेरा जो थीसिस है वो ये है कि ये मखसूस रवैये हैं जिनको शरीयत का दर्जा देकर हमने अपनाया हुआ है, जबकि ये रवैये हमारे अपने ज़ाती हैं। कुरान और सुन्नत रवैयों को ठीक करने में भी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो ख्वाह 9/11 हो या 9/11 के पहले कुछ और भी मसाइल हों, यही रवैये आपको रद्द कादियानियत में नज़र आएंगे। अब आपने किसी कादियानियत को हिदायत देनी है या उसको जहन्नुम में भेजना है, दो तरीके हैं। अगर तो जहन्नुम में भेजना आपके, तो ये आपके मजहबी फ़राइज़ में कभी भी शामिल नहीं होगा किसी इंसान को जहन्नुम में भेजना। जब भी आप तबलीग का फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे तो दूसरों को जहन्नुम से बचाकर खुदा की रहमत के दायरे में ला के उसको जन्नत में भेजना आपका दीनी फ़रीज़ा होगा। तो बाज़ हम जिस तरह बाज़ दीगर मामलात में सख्त रवैये अपनाकर अपने सख्त रवैयों को इस्लाम का दर्जा देकर उसको अपनी किताबों के ज़रिए, तकरीरों के ज़रिए बाकी लोगों को ये मैसेज देना कि जब तक तुम इस्लाम की तबलीग मेरे अपनाए हुए रवैये के मुताबिक नहीं करोगे तुम गैरतमंद कंसिडर नहीं होगे, ये चीज़ गलत है। कल का सारा लेक्चर मेरा जो टॉक थी वो इस मौजू के ऊपर थी कि खिदमत ज़रूर करें, मगर ये देखें कि जिस रवैये के तहत आप खिदमत कर रहे हैं वो रवैया भी बज़ात ख़ुद इस्लाम ने उसकी इजाज़त दी है या नहीं दी। और वो हदीस भी मैंने आपको बता दी कि गाली नहीं किसी के माँ बाप को देना चाहिए। तो अगर आप 9/11 ही ले लें मिसाल के तौर पे, तो क्या हमने अपने दीनी रवैयों
को 9/11 को मद्देनज़र रख कर तरतीब देना है या कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने रवैये मुतय्यन करने हैं, ये सिर्फ़ एक सवाल है। तो ख्वाह 9/11 के बाद की किताबें हों या उससे पहले की किताबें हों, मेरा फ़ोकस सिर्फ ये है कि इल्म की दलील को अपनाने के साथ साथ उस दलील को जिस रवैये के साथ आप अगर आगे पहुंचा रहे हैं, उस रवैये को भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में जज करें। जैसे नीचे बात हो रही थी रिसर्च में अभी, और एक सवाल किया गया कि आला हज़रत का जो मिजाज है वो उसके मुतल्लिक़ आप क्या समझते हैं। तो मैंने कहा कि उनका मिजाज हालात और वाक़यात के तहत था। हमें उनके मिजाज से बचते हुए उनके इल्मी दलाइल और इल्मी रहनुमाई को अपना कर कुरान और सुन्नत के तहत जो रवैये हैं, लेकिन बाज़ का बच्चों को घर में आप शरीयत का हुक्म है कि प्यार से करें, मगर कभी कभी उनकी तरबियत और इस्लाह के लिए वक्त को मद्देनज़र रखते हुए कभी कभी डांट भी पिला देते हैं। मगर डांट पिलाना मेयार तो नहीं है, मेयार तो शफ़क़त और मोहब्बत है। मगर हालात और वाक़यात के तहत कभी डांट पिलानी पड़ भी जाए तो वो डांट शफ़क़त और मोहब्बत के रवैयों पे हमेशा के लिए हावी नहीं होनी चाहिए। जैसे हदीस भी है कि खुदा की रहमत उसके गज़ब पर हावी है, जो गुस्से पर हावी है। तो इसी तरह से जो मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि आला हज़रत का मिजाज जो था वो अपने हालात और वाक़यात की रिक्वायरमेंट थी, मगर वो क़यामत तक हमारे लिए मिशले राह नहीं है। मिशले राह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज है, आला हज़रत का नहीं। तो जब हमारे बुज़ुर्गान दीन के मिजाज को हम प्रायोरिटी देंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए मिजाज के ऊपर, तो हमेशा दीन में फितना ख़राबी पैदा होगी। इसीलिए जो मुनाज़राती लिटरेचर है उसमें आप अगर आपको पढ़ना पड़ जाए मुनाज़राती लिटरेचर, तो सिर्फ़ दलाइल लें, मिजाज ना अपनाएं। उसमें से तर्ज़ तहरीर आप अपना रखें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक सूफिया का दिया हुआ है, मगर दलील आप ले सकते हैं मुनाज़राती किताबों से। तो दलाइल के अंबार हैं मुनाज़राती किताबों में। एक तो ये बात। फिर आपने मसलक के हवाले से जो फरमाया, तो उसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि कल मैंने एक बात कही थी, मसलक की स्टडी भी करवा के, अगर किसी एक आदमी ख़राब आदमी के किसी मज़हब में होने से अगर मज़हब ख़राब नहीं होता, तो किसी ख़राब आदमी के किसी मसलक में होने से उसके मसलक को भी इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। मेरा सिर्फ ये नुक्ता नज़र था। अब रही बात कि मैंने उन ख़ास मसालिक की बात क्यों की, कि आपको अहले सुन्नत वल जमात में ये चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। इसलिए कम मिलेंगी कि हमारा इन मौज़ूआत पे फ़ोकस ही नहीं है सिरे से। मसलक अहले सुन्नत वल जमात में आप मुझे बताएं कोई ऐसी शख्सियत जो बैनुल अक़वामी सतह पर तकाबुल ध्यान में मशहूर हुई हो, चंद एक को छोड़ के, जो हमारे जैसे कायदे मोहतरम है या अहमद दीदात को ले लें, चंद एक को छोड़ के बरे सगीर पाक व हिंद में कोई बताएं जो मशहूर हुआ हो, कोई नहीं मिलेगा आपको। जितने लोग मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये लोग प्रैक्टिकली आगे हैं हमसे। दलील ये वो अलग से बात है कि दलाइल अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम के ही चुराएं, मगर वो चुरा के, चूँकि प्लेटफार्म इनके मजबूत हैं, इनकी नेटवर्किंग मजबूत है, इनके आपस के रवाबित मजबूत हैं। तो मैंने कल एक मिसाल दी कि मैंने जब अपनी किताब भेजी मुख्तलिफ़ लोगों को, तो मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ़ी ख़तूत, टेलीफ़ोन्स, दावतें दूसरे मसलक के लोगों की तरफ से आई। अपने मसलक के लोगों को मैंने जब किताब भेजी तो ख़ुद फ़ोन करके पूछना पड़ा कि आपको मिल गई, वो खैर खबर नहीं आई। तो हमारे यहाँ हमारे मसलक के अपने मिजाज के अपने प्रॉब्लम्स हैं। बट सिर्फ बताना ये मकसद था कि जो मसलक की स्टडी करवा के कल ये बताना मकसद हरगिज़ नहीं था कि इस मसलक के लोग ख़राब हैं। जिस तरह मुसलमानों में बाज़ जाली पीर होने से हम इस्लाम को ब्लेम नहीं कर सकते, इसी तरह किसी मसलक में अगर कोई शिद्दत पसंद पैदा हो गए हैं और वो इस फील्ड पर लिख रहे हैं, तो उन बाज़ शिद्दत पसंदों की निशानदही मकसद था। उस निशानदही के वसीले से किसी मसलक को बदनाम करना मकसद नहीं था। तो यह चीज़ हमेशा आप अपनी याद रखें। अब जो इराक़ और ईरान के हवाले से हमला हुआ था, और जो आपने, वो बड़ा लंबा मौज़ूअ है, वही है 9/11 के बाद उसका मकसद क्या था। मैंने जो कल 70 पेजेस की अपनी रिसर्च का कहा था, उसका मैं लुबे-लुबाव आपको बता देता हूँ कि ये सारा 9/11 का जो मामला है, इराक़ पे चढ़ाई करना, फिर अफ़गानिस्तान में आना, अगर आप इसके पीछे चलते जाएंगे तो एक नुक्ते पे पहुँचेंगे कि ये सारा बाज़ मसीही ईसाइयों में भी बाज़ शिद्दत पसंद, जैसे यूँ कह लें ईसाइयों में भी ख्वारजियों का एक गिरोह है जिसने अमरीकी हुकूमत पे कब्ज़ा कर लिया। अब आप वहाँ तक ना रहें, हमारे अक्सर लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। आप जब उसके भी पीछे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी ज़ायनिस्ट लॉबी है जिसका मकसद मुसलमानों को ईसाइयों के साथ लड़ा के
तो यहूदियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और स्टेट ऑफ इसराइल को प्रोटेक्ट करना है। इस पे बेशुमार वीडियोज़ हैं। मैं जब अमेरिका गया था, मैं ढूंढ के और मुलाकातें कर के मैंने वो खुफिया वीडियोज़ बड़े, जैसे ऐसे लोग जो इसराइल में रहते हैं और अमेरिका में रहते हैं मगर इसराइल और यहूदियों की इन कामों को सपोर्ट नहीं करते, उन्होंने इस मौजू पे लिखा है, उनकी किताबें लेके आया, उन्होंने इस मौजू पे वीडियोज़ बनाई। ओ जेरूशलम के नाम से एक फ़िल्म बनी है, वो सिर्फ पेरिस और इसराइल में रिलीज़ हुई है, पूरी दुनिया में या बरतानिया में, पाकिस्तान में किसी को ख़बर ही नहीं। ओ जेरूशलम, 2 यहूदी मुसन्निफ़ीन ने किताब लिखी थी कि किस तरह से बैतुल मुक़द्दस उनके कब्ज़े में गया, और फिर उस पर फ़िल्म बनी है। और इस फ़िल्म में सबसे ज़्यादा जो शॉकिंग बात है, वो फ़िल्म मेरे पास भी है, अगर आप यहाँ पे उसको दिखाने का अहतमाम करें तो मैं राना फ़ारूक साहब को उसकी वीडियो भेज दूँगा, वो ज़रूर देखिएगा। उस फिल्म में सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये है कि मौजूदा बैतुल मुक़द्दस जो यहूदियों के हाथ में गया है, उसके पीछे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट यहूदियों की किंग ऑफ अब्दुल्ला की थी, उर्दन के। इसलिए आज के दिन तक उनके यहूदियों और इसराइल के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। और जो मिस्र की इसराइल के साथ 6 दिन की जंग हुई थी, जिसमें उसमें जैसे मिस्र के उस वक़्त के जो सदर थे, उसमें अनवर सादात, और उर्दन के उस वक्त के जो बादशाह थे, जो मौजूदा बादशाह के बाप हैं हुसैन, उसने जब मुलाकात की अनवर सादात थे, और अनवर सादात ने समझा कि ये हमारी साइड का है और उनसे मुलाकात की और बताया ये मेरे प्लान्स हैं। तो उस फिल्म और डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो किंग ऑफ अब्दुल्ला उसी वक्त हेलीकॉप्टर पकड़ा और इसराइल में लैंड होकर सारा राज फशा कर दी। उस पे आके मिस्र को शिकस्त हुई थी। और बेनज़ीर भुट्टो की एक किताब है, एक और किताब है, एक तो है ना मुफाहमत, एक इससे पहले भी है, ये नाम मेरे ज़हन में नहीं, उस डॉक्टर एक मुशरिक, उसके अलावा भी है, इसके अलावा भी है डॉक्टर ऑफ ईस्ट, और मुफाहमत के अलावा भी रिसेंटली किताब आई है, उनके आर्टिकल्स हैं उसमें, बेसिकली सियासत के हवाले से है कोई, उसको पढ़िएगा। मैं आपको हवाले भी देता जा रहा हूँ साथ साथ। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा है कि मिडल ईस्ट का मसला इसलिए ख़राब होता है कि अक्सर अमीर अयाश अरबी हुक्मरानों की बीवियाँ यहूदी नस्ल है, यासिर अरफ़ात समेत, ठीक है ना। ये बड़ा अपना ही मौजू पे दिलचस्प मौजू है, इस पर टच नहीं करते हैं, बड़ा लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बट मैंने आपको चंद एक चीज़ें दे दी फर्दर होमवर्क के लिए। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहेंगे तो मैं भिजवा दूँगा। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इज्तिमाई तौर पे देख लें या ख़वातीन अलहदा दें, आपको उसमें हिस्ट्री पता चलेगी कि किस तरह से बैतुल मुक़द्दस और ये सारे मामला। पेशावर यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मुकालमा बैनुल मज़ाहिब के ऊपर, और उसमें मैंने ज़ायनिज़म के ऊपर एक आर्टिकल सबमिट किया था कि मौजूदा जो ज़ायनिज़म है और स्टेट ऑफ इसराइल है, ये किस तरह से उनके पास गई, और ज़ायनिज़म और ये बाकी मामलात हैं, ये किस तरह उनके हाथ में है। वो आर्टिकल छपा नहीं है, लिखा है मैंने, उनको भी मैंने सबमिट कर दिया था, मगर फिर उनकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो मिनहाजुल कुरान से हैं और हम सारे जमाती हैं, तो ये मसले मसाइल आ जाते हैं बीच में। बहरहाल मैं अगर कभी कोई आर्टिकल सबमिट करता हूँ तो उसकी कॉपी अपने पास ज़रूर रख लेता हूँ कि अगर मैं कभी किताब लिखूँगा तो उसमें वो शामिल कर दूँगा। बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई लिखने के लिए, छापने के लिए तैयार नहीं होता कि कहीं मगरबी ताकतें हाईलाइट ना कर लें, अच्छा इसका ये मज़ार है तो इस पर नज़र रखो सारे मामला पे। ये हो गया। और कोई एक क्वेश्चन है जो है कि आप मसाइल को एक ही लाइन में ले रहे हैं मुफाहमत के तरह, लेकिन अगर हम हक़ाइक़ को देखें तो जितने इस वक्त तक टेररिस्ट पकड़े गए हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट मिले हैं, सुसाइड बम्बिंग जिन्होंने की है, और जो मीडिया की चीज़ें आई हैं, तो जितने भी लोग पकड़े गए हैं, वो भी इंस्पेक्शन हुई है, वो खास मुतफ़िक़त और ख़ास मदारिस की तरफ जाते हैं। इस्लाम साहब यही कहते हैं कि मीडिया जो है वो उनको हाईलाइट क्यों नहीं करता, क्योंकि जो अल्फाज है वो यकीनन किसी मुतफ़िक़त या किसी मदरसे या किसी उस्ताद से वो लेकर हैं। अब देखिए एक मसला क्या है जिसके अंदर मोटिव मिजाज लोग पैदा होते हैं और इस एक्सट्रीमिज़म और रेडिकलिज्म से अवॉइड करते हैं, और एक ख़ास मसला क्या जिनकी मदारिस फैक्ट्रियाँ बन चुकी हैं और जितने भी इस वक्त तक हक़ाइक़ सामने आए हैं उनमें उन्हीं से मुतल्लिक़ वो लोग हैं। तो मेरा ख्याल है सबको एक ही लाइन में रखने की बजाय ये चीज़ वाज़ेह करनी चाहिए कि ताकि लोगों को पता चले कि ये ख़ास जो मसालिक हैं इनकी जिबिल्लत में और इनकी सरिश्त में
और इनकी बेसिक डॉक्ट्रिन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो खास किस्म का ब्रेन पैदा करती हैं। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट भी यही है कि आप जिन वजूहात की बुनियाद पर उनके मसालिक में ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं आप उन वजूहात को हाईलाइट करें। जब आप लोगों पे फोकस करेंगे तो लॉजिक वही होगी कि अगर ये बुरा आदमी है तो आपके मसलक में भी तो 10 बुरे हैं ना। कि अहले सुन्नत वल जमात में दहशत गर्द नहीं है, तनासुब कम हो सकता है। कि अहले सुन्नत वल जमात में जाहिल आदमी नहीं है, तनासुब कम हो सकता है। मैं ये कह रहा हूँ जब लोगों वो कल वाली मंतक लोगों को फोकस करके किसी मसलों को मरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे तो आप परेशानी में मुब्तला होंगे, क्योंकि फिर आपके ऊपर यही लॉजिक दोबारा अप्लाई हुई तो आप भी गलत साबित हो जाएंगे। कल वाली बात है कि जब आपने किसी मसले के हवाले से गुफ्तगू करनी है, मैंने रवैयों पे कल बात की है कि रवैये देखें और लॉजिक ठीक कर लें। वो आपकी बात दुरुस्त है कि ख़ास मसलक से ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, मगर वो जो क्यों पैदा हो रहे हैं उस क्यों पे तो जाएं। हम लोगों को के अमाल को या उस मसलक में अगर कुछ ख़ास लोग पैदा हो रहे हैं उसकी वजूहात हैं। मैं दिलचस्प है, ये दारुल उलूम कराची का मुजल्ला निकलता है कराची से, और अब वजूहात पे अगर आपने जाना है तो मुफ्ती आज़म हैं इनके रफ़ी उस्मानी साहब, ठीक है, अब चूँकि रिकॉर्डिंग भी हो रही तो एहतियात। उनकी नशिस्त एक तुलबा से हुई और उसकी सारी रुवायत जो है उनके मुजल्ले में छपी और वो मुजल्ला मेरे पास है। उन्होंने हल्फन बच्चों से हाथ खड़ा करके ये हल्फ लिया कि बेटे आज आप में से वादा करें कोई टीवी नहीं देखेगा, जो टीवी देखेगा वो समझे हम में से नहीं है, और ख़ुद टीवी पे आके इस्लाम की बातें करते। मैं ये कह रहा हूँ फ़र्क है, मगर जिस बात का फ़र्क है वो थियोलॉजी है ना, थियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पे फ़र्क पैदा हुए हैं ना, और उस फ़र्क की बुनियाद पर फिर आगे मिजाज भी चलता है। तो मिजाज का मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि जिस मसलक की तालीमात में कहीं ना कहीं गुस्ताखी रसूल का कोई अंसर शामिल होगा उसमें ऐसे लोग पैदा होते रहेंगे। ख्वारजी भी ख़ास मसलक से निकली है ना, तो उस मसलक में कोई ना कोई गुंजाइश थी कहीं ना कहीं कि तो किसी का वो असर चला है ना आगे, और असर चला है आगे तो उस मसलक में अल्लाह ताला ने ये कहने बतौर सज़ा उस फितने को पैदा कर दिया। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। बात एक ही है कि लोगों पे फोकस करने की बजाय जब आप गुफ्तगू करें तहरीर में तसनीफ़ में तो उन वजूहात को डिस्कस करें जिसकी बुनियाद पे हर आदमी ख़ुद आइडेंटिफाई कर ले कि ख़राबी कहाँ है। जब आप नाम ले के शख्सियत को उन्वान बना के हिट करेंगे तो वो यही समझेंगे कि आपके अंदर मसलकी तासुब है। बस सिंपल ये इसका मेरा नुक्ता है। और जी हम इसको आखिरी, अगर और कोई सवाल नहीं है तो आखिरी कंसिडर कर लें। कल एक बहन ने कहा था उसके भी काफ़ी सवाल अगर वो नहीं जी अच्छा आप ही थे जी। जी 9/11 से पहले जब यही लोग तालिबान ही उसके खिलाफ कर रहे थे तब तो ये तालिबान में कंसीडर नहीं हो रहे थे कि ये टेररिस्ट हैं। जब 9/11 का वाक़या उसके बाद इनको टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू किया, फिर मीडिया की वजह से इतना फोकस होता है हमारा हर मुसलमान हम हर तबका खुद को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया कि हम टेररिस्ट हैं, बाकी मुसलमानों में टेररिस्ट हैं, यही टेररिस्ट हैं, हम लोग ये टेररिस्ट स्टडी करते हैं। इसकी क्या वजह है? ये तो मीडिया की तरफ से ऐसा हुआ सारा कुछ। तो उन्होंने मगरबी मीडिया ने मुसलमानों को टेररिस्ट कंसीडर करना शुरू कर दिया। बिफोर 9/11 वो सब जिहाद था, फिर सब कुछ ठीक था। यानी अमेरिका और रशिया के मैं समझ गया। अब ये सवाल इसलिए जन्म लेते हैं कि जो किताबें हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए थी वो होती नहीं है। आपके निसाब में अंग्रेज़ी की कितनी किताबें हैं जो करंट अफेयर्स पे हैं? नहीं है ना, तो बस यही है ना। फिर आप रहनुमाई के लिए इधर उधर से ही लोगों से ही पूछेंगे, जितना मुझे पता होगा मैं आपको बता दूंगा। कल मैं एक किताब लाया था मगर वो मौका नहीं मिला, जॉर्ज टेनेंट की, जो बुश के दौर में CIA का सरबराह था और उसने अपनी आपबीती लिखी पूरी। बुश एट वॉर आपके निसाब में शामिल है। 8 साल बुश ने हुकूमत की है और 3 किताबें आई हैं। और वो सहाफ़ी जो था बुश से डायरेक्टली बात करके, बुश के लाइव इंटरव्यूज़ कभी किसी ने सुने? देखना, जिन वजूहात की बुनियाद पर हमें मार पड़ रही है वो हमारे निसाब में ही दाखिल नहीं है। और आपको हैरानी होगी कि बुश के 8 साल दौरे हुकूमत में और आज भी मेरी मालूमात की हद तक 9/11 की वजूहात के ऊपर बुश के हवाले से या मौजूदा अमरीकी हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में कोई थीसिस लिखने की इजाज़त नहीं है, ना लिखा गया। आपके यहाँ लिखा गया? तो आप जो इनकलाब की हामी दर्ज महात है उसमें ये हालत है, बाकियों का क्या है? ये स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से।
और आपकी अक्सर यूनिवर्सिटियों के, यानी इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो बाकी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, अक्सर असातिज़ा CI के पेरोल पे हैं। इनके जो हेड्स हैं, प्रेसिडेंट ये CI, ये अमेरिकन एम्बेसी की अप्रूवल से अपॉइंट होते हैं। आपके जो चेयरमैन है HEC के, किनकी अप्रूवल से वहाँ बैठे हुए हैं। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर क्यों किया गया? ये फरजाना बारी हैं जो आजकल TV पे बहुत आ रही हैं, इनकी अपॉइंटमेंट कहाँ से हुई है? ये इतने सवाल हैं कि आपको पता चल जाएगा आपका निज़ाम तालीम किन के हुक्म पे चल रहा है सारा कुछ। तो मुराद ये थी कि आप ये सारी किताबें पढ़ें। जॉर्ज टैनर ने अपनी आप बीती लिखी है, बुश एट वॉर की, आप सारी वो पढ़ें किताबें। जर्मनी का जो चांसलर थे, अभी जो खातून है ना, इससे पहले थे जो अक्षर, उन्होंने जर्मनी में अपनी आप बीती लिखी है, उसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी अवेलेबल है। मैडलिन ऑलब्राइट की आप बीती किसी ने पढ़ी? मैडलिन ऑलब्राइट की, जो अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा रही हैं। अगेंस्ट ऑल ओड्स रिचर्ड क्लार्क की किताब है, जो जॉर्ज बुश सीनियर और फिर बिल क्लिंटन और फिर जॉर्ज बुश जूनियर के दौरे हुकूमत में टेररिस्ट डिपार्टमेंट को हैंडल करने का हेड था। ठीक है, उसकी किताब है अगेंस्ट ऑल ओड्स। ठीक है, वो पढ़ लीजिए आप। जिमी कार्टर की मसला फ़लस्तीन पे 2 किताबें आई हैं, अमेरिकन मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर आई है और फ़लस्तीन के ऊपर है किताब, अब मेरे जहन में नहीं है अभी रिसेंटली। ये भी आप बुक शॉप पे चले जाएँ, आपको वो आपने कभी पढ़ी है, आपके निसाब में है या आपके यहाँ हल्का हैं ऐसे जो बुक रिव्यूज़ के ऊपर आपको अपडेट करते रहें कि ये करंट अफेयर्स पे नई किताब आई है, इसमें ये नई रिसर्च है। इसलिए ये सारा कुछ कहने का मतलब ये है कि ये जितना भी मौजू है 9/11 का, ये बुश के हवाले से या ये जो किताबों के हवाले से, अगर आप इन मौज़ूआत को पढ़ें तो आप पर मख्फी गोशे बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। फिर 9/11 की जो असल वजूहात है आप उसकी तरफ भी जाएंगी। और तालिबान की, जब ये तालिबान के हवाले से मैंने आपका सवाल हुआ था, हम सिंपल इस तरह से हैं कि हमने सिर्फ एक ही फोकस रखा हुआ तालिबान। हम ये नहीं सोचते कि तालिबान एक नाम है, हो सकता है इंडिया ने कई ऐसी फोर्सेस तालिबान के नाम पर क्रिएट करके उनको बदनाम करने की मुहिम रखी हो। अमेरिकन फोर्सेस ने वो अफ़गानी जो पाकिस्तान की स्टेट के भी ख़िलाफ़ हैं उनको बड़े करके, और ये भी है कि हमारी अपनी फ़ौज में कई ऐसे फ़ौजी यूनिट भी हैं जो तालिबान का भेस बदल कर उनकी तालिबान से बरसरे पैकार हैं। इस्लाम नहीं हो रहा ना। आप जब तालिबान को इस्लाम का नुमाइंदा समझेंगी तो फिर आप इस्लाम को भी बदनाम होता देखेंगी। आपसे किसने कह दिया कि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक मुजाहिद ग्रुप था, ठीक है ना। वो जो असल थे वो पर्दा स्क्रीन पे पीछे चले गए, वो असल थे वो अब कहीं और हैं। उनका अब वो भी फ़ौज के साथ अटैच हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ अटैच हैं। हक्कानी नेटवर्क के पीछे क्यों पड़ा हुआ अमेरिका? क्योंकि उनको पता ये वो हैं जिनके होते हुए हम कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो तालिबान में कई ग्रुप शामिल हैं। एक वो भी हैं जो पाकिस्तान के हक़ में हैं, पाकिस्तान के मुफादत के लिए लड़ रहे हैं। कुछ वो हैं जिनको फ़ॉरेन एजेंसियों ने तैयार करके तालिबान के नाम पे दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुब्तला कर दिया ताकि इनका नाम ख़राब हो, पाकिस्तान में इनकी सपोर्ट भी ख़राब हो। ये जो मज़ारात पे हमले करते हैं, आपके अखबारात में तो तालिबान ही है ना, तो आपको तो नहीं पता कि वाकई वो तालिबान हैं या नहीं है। तो ये ऐसे बारीक इश्यूज़ हैं जिस पे डिस्कशन करने के लिए अलहदा से मीटिंग्स चाहिए। फिर आपको किताबों के हवाले भी अलहदा से देने होंगे। दी हाउस ऑफ साउद किताब छपी है सऊदी अरब और अमेरिका की पार्टनरशिप के ऊपर कि इन दोनों की पार्टनरशिप के मुत्तफ़िका फ़वाइद से स्टेट ऑफ इसराइल कैसे वजूद में आई। ठीक है, जो पढ़ने वाली किताबें हैं वो ना यूनिवर्सिटियों के निसाब में हैं ना आपके शायद निसाब में हैं। वो बुक शॉप पे हैं, उनको सिर्फ बड़े टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स और वो पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो पॉलिसी मेकर हैं, जिन्होंने पॉलिसी डिज़ाइन करनी होती है। और कुछ रिक्वायरमेंट हैं कि ऐसी किताबें स्टूडेंट के हाथों ही ना लगें, तो वो बेहतर है। मेरे पास घर की लाइब्रेरी, मेरी आधी से ज़्यादा सैलरी जब मैं ट्रैवल करता हूँ या बाहर जाता हूँ तो एजाज़िया मिलता है तो मैं किताबें ख़रीद लेता हूँ। मेरे पास कम व बेश नहीं तो 60-70 अंग्रेज़ी की सिर्फ वो किताबें हैं जो मसला फ़लस्तीन के हैं, और वो हैं जो यहाँ नायाब हैं। ठीक है, तो इस तरह की और बेशुमार किताबें हैं। ये मौज़ूआत डिफरेंट हैं, ये मौज़ूआत लंबे हैं। कल के सेशन में सिर्फ आपको एक जनरल रहनुमाई देना मकसद थी कि आप इस पर मज़ीद काम करने के मज़ीद तैयार हो जाएं। वो ऐसा कोई टोटल सेशन नहीं था जिस पे 100% आपको क्लैरिटी मिल जाए। एक तरह से
आपकी सोच को एक नए रुख से, एक नए ज़ाविये से मुतारिफ़ कराना मकसद था। अब आपका ही आगे फ़र्ज़ होगा कि उसको मज़ीद आगे कैरी ऑन करके लेके चलें। आप यूट्यूब पे देख लेंगे तो बाकी वीडियोस में आपको और ज़्यादा भी रहनुमाई मिल जाएगी। अब हम अपने मौजू की तरफ आएँ। आज का मौजू है तामीर शख्सियत। इसमें भी ये काफ़ी चीज़ें हम हैंडल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। शख्सियत का लफ्ज़ बोलते हैं हम, तो हम अपने गुफ्तगू का आगाज़ यहाँ से करेंगे कि शख्सियत क्या चीज़ है। अब ये गुफ्तगू होगी, सेशन ही होगा। मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, फिर मिलजुल के उसका एक जवाब पे मुत्तफ़िक होंगे। शख्सियत को कैसे डिफ़ाइन करेंगे आप? शख्सियत क्या होता है जी? रिकग्निशन ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए पर्सन। representation of human attitude towards a particular aspects, खास इंसानी रवैयों का इजहार जो खास सीक्वेंस में जाए उसको शख्सियत कहते हैं। मेरे उर्दू के स्पेलिंग के लिए पेशगी माजरत, ठीक है। शख्सियत का दारोमदार किस चीज़ पर है? चलें थोड़ी सी आपकी बातों को मिला के, तो अगर मैं ये कहूँ कि शख्सियत का दारोमदार आमाल पर है, ठीक है जी। अगर किसी आदमी की तबीयत में, शख्सियत में अच्छे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी तो बज़ाहिरन उसके अमाल ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप उसके अमाल को देख के कहेंगे ये अच्छी शख्सियत का मालिक है। और अगर किसी शख्स की शख्सियत में बुरे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे ये बुरी शख्सियत का मालिक है। तो अमाल, शख्सियत का दारोमदार हो गया। अमाल के मजमूए को शख्सियत कहते हैं। अब अमाल के मजमूए में अच्छे अमाल की तादाद ज़्यादा होगी तो शख्सियत अच्छी डिक्लेयर हो जाएगी, और अगर बुरे अमाल ज़्यादा होंगे तो बुरी शख्सियत। ये बड़े सादा तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि जो लीडरशिप और मैनेजमेंट पे किताबें हैं और जो हमारी रिलीजियस साइकोलॉजी है इसको मर्ज कर दूँ। तो ये मैप और ये डिटेल आपको ना किसी इस्लामी किताब में मिलेगी और ना ही किसी अंग्रेज़ी किताब में जमा शुदा मिलेगी। ये कम्बिनेशन से है सारा। अमाल का दारोमदार किस पर होगा? नियत हो गई। नियत का दारोमदार किस पर है? जो तालीमात है, माइंड सेट पे और अकायद पे। नियत से पहले क्या करते हैं आप? इरादा। अगर इरादे और नियत को फ़िलहाल हम एक ही समझ लें, तो जब आप किसी चीज़ की नियत कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, सोचना हो गया। अब हम मुश्किल सवालात की तरफ आते हैं। सोचने को डिफ़ाइन करें। सोचना क्या चीज़ है? थिंकिंग क्या होती है? आपके हवास के ज़रिए जो नॉलेज आपको मिलती है उसका आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस क्या होता है? अभी आपको आपकी सोच को मवाद कहाँ से मिल रहा है इस पे नहीं जा रहे। सोचना बजाते खुद क्या है? प्रोसेस टू रीच एंड रियलिटी ऑफ थिंग्स, आइडियाज, बिलीव। प्रोसेस एक अमल है जो किसी भी शय के असल हकीकत इदराक तक पहुंचना है। उस टोटल प्रोसेस को सोच या थिंकिंग के प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? एक टोटल प्रोसेस एक सर्कुलेटेड थिंकिंग है जो ठीक है, प्रोसेस है ना। सोच एक प्रोसेस का नाम है। प्रोसेस में हो क्या रहा होता है? या जब आप सोच विचार कर रहे हो तो क्या कर रहे होते हैं? अब मैं अकेला बैठा ही सोच रहा हूँ, आपको तो नहीं पता ना। गौर फिक्र कर रहे होते हैं। ये होता क्या है गौर फिक्र? अवेलेबल नॉलेज के ऊपर नॉलेज और माहौल। अगर मैं आपकी सारी बातों को जमा करूं और अपने लफ्ज़ों में इस तरह से बयान करूं कि ये सवाल और जवाब की एक नशिस्त है जो आपके जहन के अंदर कायम है,
यानी अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये सवाल जवाब की नशिस्त है जो आपके जहन में है। जब आप किसी मसले पर सोच रहे होते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं। अगर आपको सवाल किसी ने दिया है और उस पर सोच रहे हैं तो आप उसके डूज़ एंड डोंट्स के हवाले से उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं, एक मसले के हवाले से। इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, दो ऑप्शंस होंगे आपके पास। या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब को पढ़ते पढ़ते आपके जहन में किताब ही की तरफ से एक सवाल आया, वो सवाल आपके जहन में आ गया। अब किताब को पढ़ के उसके बकिया हिस्सों से आप उसके जवाब की तलाश में हैं। या किसी उस्ताद ने सवाल दे दिया कि कल आप इसका जवाब ढूंढ के लाएं, तो जवाब की तलाश में होंगे ना। तो जब आप सोच रहे होंगे ना तो ये बड़ी गौर से देखिएगा, सोचने में सवाल जवाब ही हो रहा होता है। आप किसी मसले पर या किसी के सवाल के जवाब की तलाश में होंगे या अपने ही सवाल के जवाब की तलाश में होंगे। और जब जवाब की तलाश में होंगे तो अगर आपको जवाब वैरायटी में मिल गया, एक सवाल के 5 जवाब मिल गए, तो फिर आप उनको इवेलुएट करेंगे कि मैंने कौन सा जवाब, किस जवाब का इंतखाब करना है हतमी तौर पर। तो इवेलुएशन करना, सिलेक्शन करना, बस ये सोच विचार का मौजू है। अगर कभी ये वो डेफिनेशन है जो बड़े हाई लेवल की जो थिंकिंग स्किल्स के ऊपर किताबें हैं उसमें लिखी हुई है। और जब आप इसको प्रैक्टिकली सोचेंगे तो सोचना इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है। अब दूसरा सवाल, सोच में और फ़िक्र में क्या फ़र्क है? फ़िक्र एक ख़ास नज़रिया, सोच एक अमूमी भी हो सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। और कोई आप कुछ फरमा रहे थे? इसके बरक्स क्या मतलब? इसके बरक्स क्या मतलब? एग्जैक्टली। अब आप बिल्कुल, अब आप सबकी बातों को यकजा करके अगर मैं इसको अपने लफ्ज़ों में ये कहूँ कि जब आप सोच रहे होते हैं तो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में होते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, जब आप सोच रहे होंगे तो प्रोसेस ऑफ एनालिसिस में हैं। उस एनालिसिस से गुज़रकर जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं तो उस नतीजे को फ़िक्र बोलते हैं। इसलिए सोचने वाले बहुत हैं, मुफक्किरीन कम हैं। क्लियर? ये जो भी मैं आपको आज थ्योरी दे दूँगा, आप इसको बाद में फिर अपने एंड पे इवैल्यूएट कीजिएगा, मज़ीद इसको खंगालिएगा। सोचना एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है। कुछ लोग देखें, वैगन का जो ड्राइवर है वो भी सोच रहा होता है, तांगे वाला भी सोच रहा है, रेडी वाला भी सोच रहा है, रिसर्च में बैठा हुआ जो आदमी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो भी सोच रहा है, नौजवान भी सोच रहा है, बुज़ुर्ग भी सोच रहे हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ लोग गैर शऊरी सतह पर सोचते हैं और कुछ लोग शऊरी सतह पर सोचते हैं। तो हम जिस सोच की बात करें ये शऊरी काविश है, सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ थॉट या सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एनी सब्जेक्ट। ये साइंटिफिक अप्रोच होगी तो सोचना बनेगा। इसलिए आइंस्टाइन का या गालिबन मार्क ट्वेन का है एक जुमला कि मैं दुनिया का बेहतरीन मुसन्निफ़ हफ़्ते में एक आध मरतबा सोचने की सलाहियत पैदा करने से हुआ। आप चलते फिरते भी तो सोचते हैं ना। किसी ने कोई बात कही तो इंसान कहीं सोच में गुम हो गया, कोई नगमा सुना तो कहीं सोच में गुम हो गया। ये भी सोचने की किस्में हैं, मगर वो सोच जो किसी फ़िक्र को पैदा करने की सलाहियत रखे वो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी होती है, महज सोचना नहीं होता। इसलिए सोचने वाले में भी फ़र्क होता है। अगर सोचने में फ़र्क ना हो और एक ही बात हो तो फिर आपकी सोच में और कायदे मोहतरम की सोच में क्या फ़र्क रहेगा? इसीलिए बाहर के मुल्कों में और बाहर की यूनिवर्सिटियों में थिंकिंग स्किल्स के ऊपर सेमिनार होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, किताबें लिखी गई हैं
ताकि तालिब इल्म को जब तक सोचने समझने की सलाहियतों से प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करेंगे तो बाद के यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स में और असातिज़ा के लेक्चर से वो प्रॉपर्ली मुस्तफ़ीज़ नहीं हो सकेगा। हाँ, मिलजुल के सोचना। थिंक टैंक में ये होता है कि वो कुछ लोग जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें अच्छी होती हैं, तो अगर एक आदमी की अच्छी है, 4 आदमी उसी अच्छी सलाहियत का मिलजुल के बैठ जाएंगे तो आपका थिंक टैंक हो जाएगा। ठीक है ना। एक हमारी पार्लियामेंट भी है। ठीक है। अब सोच विचार से जब आप किसी नतीजे पे पहुंचते हैं उसको फ़िक्र बोलते हैं, और जब आप उस फ़िक्र को अमल में ढालने का इरादा करते हैं, नियत करते हैं, तो ये होगा। तो अब आपका ग्राफ चेंज हो जाएगा। अब आपका शख्सियत का दारोमदार अमाल पर, अमाल का नियत पर, नियत का फ़िक्र पर होगा, और फ़िक्र का सोच पे। लेकिन ना, मैं मिसाल के तौर पे मेरा कोई मज़हब नहीं अभी, मेरे सामने ईसाईयत भी है, यहूदियत भी है, हिंदुइज़म भी है और इस्लाम भी है। तो मैं इन सब का मुवाजना कर रहा हूँ। मुवाजना करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या खूबी है, इसमें कहीं को खामी तो नहीं। तो अभी मैं सोच के प्रोसेस में हूँ। सोच के प्रोसेस के बाद मैंने डिसाइड कर लिया इस्लाम ही सबसे दुरुस्त मज़हब है। तो मैंने जब इस हतमी नतीजे पर पहुँचा तो मैंने इस्लामी तालीमात को कबूल कर लिया। तो इस्लाम अब मेरा फ़िक्र और फ़लसफ़ा और नज़रिया बन गया। और जब मैंने उस फ़िक्र और फ़लसफ़े को अमल में ढालने का इरादा किया तो फिर वो नीयत के थ्रू अमाल में बदलेगा। ऐसे ही। ठीक है। अब हम कहाँ तक पहुँचे? सोच तक। शख्सियत का दारोमदार अमाल पर, अमाल का नियत पर, नियत का फ़िक्र पर, फ़िक्र का सोच पे। सोच का दारोमदार किस पर होता है? अकल, इंट्यूशन। सोच का दारोमदार जी ज़रूरत पर, ज़रूरत के तहत मुशाहिदा है। आप में से कोई ऐसे साहब जिन्होंने ज़िंदगी में कभी यहूदियत का मुताला नहीं किया, तो हाथ खड़ा करें। कोई ऐसे साहब जिन्होंने ज़िंदगी में कभी यहूदियत का मुताला ना किया? अच्छा, आपने नहीं किया कभी। अब मैं आपको ये ज़िम्मेदारी सौंप दूं कि यहूदियत पर कुछ सोच विचार करें, कर लेंगे? तो सोच का दारोमदार किस पर होगा? नॉलेज पे। ठीक है। अब इस ग्राफ को देखें। जितना इल्म उतनी सोच, जितनी सोच उतनी फ़िक्र, जिस तरह की फ़िक्र वैसी नीयत, जैसी नीयत वैसे अमाल, जैसे अमाल वैसी शख्सियत। ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम यहाँ तक आ गए। जब आप फ़िक्र को अमल में ढालने का इरादा करते हैं वो नीयत हो जाएगी ना। और ये सिर्फ आपको बता दूं, इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है कि अगर आपने अच्छी फ़िक्र की, अच्छा इरादा किया और उसको अमल में ना ढाल सके तो आपको नीयत का सवाब मिल जाएगा। बाकी दुनिया के सारे मज़ाहब में जब तक आपका फ़िक्र अमल में ना बदले, अमल सरजद ना हो जाए, गुनाह या सवाब नहीं मिलता। और अगर बुरी नीयत की और अमल में नहीं ढालने का मौका मिला तो गुनाह नहीं मिलता उस पर, वो आपके नामा माल में नहीं लिखा जाता। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इस्लाम का फ़ोकस इंसान की अच्छाइयों पे इतना है कि वो चाहता है इसमें से जितनी अच्छाइयाँ इसके नामा माल में रिकॉर्ड हो सकें वो अच्छी हैं। ये मैं इसको वाइप कर दूँ, आप क्लियर हैं? अच्छा, एक इसमें रह गया चीज़। क्या चीज़ मिसिंग है? आपने अक्सर लोगों को देखा होगा उनका जितना इल्म होता है उसके मुताबिक अमल नहीं होता। तो क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? इल्म को अमल में ढालने तक, या जिसको जितना इल्म होता है वो उसके इल्म तो होता है, वो उस पर अमल भी करना चाहता है मगर अमल सरजद नहीं होता। परसेप्शन की कमी जी। एक आदमी यूनिवर्सिटी से
एमफिल कर लिए, पीएचडी कर लिए, उसने इदारे में अप्लाई कर दिया रिसर्च में जॉब के लिए, ठीक है। अब उसके पास इल्म है या नहीं है? अब उसने रिसर्च स्कॉलर के लिए अप्लाई किया, अब वो अपनी रिसर्च को अपने अमल में ढालना चाहता है, जो भी थीसिस प्रोड्यूस करना है, बुक लिखनी है, जो भी है। तो रिसर्च वाले क्या करते हैं, उसको एक चेयर दे देंगे, एक टॉपिक एक दे देंगे, आप उसको हैं नहीं, अभी हम उधर नहीं आए। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप जॉब दे रहे हैं कि रिसर्च स्कॉलर को, खुदा न खास्ता मैं ही आ जाऊँगा तो राना फारूक साहब मेरा इंटरव्यू लें, मेरे लिए एक सीट रख दें, कंप्यूटर रख दें, ठीक है, उसके बाद मुझे छोड़ दें। ऐसा होता है यहाँ? गाइडेंस देते हैं आप कुछ अरसे के लिए, ताकि आपके माहौल में, मैं आपके माहौल के मिजाज और उसकी रिक्वायरमेंट और काम की का जो प्रोसेस है उससे वाकफियत हासिल करने के लिए कुछ अर्सा मैं इनके साथ रहूँगा, ये गाइड करेंगे लम्हा, और उसके बाद जब ये देखेंगे मैं पूरी तरह ट्रेन हो गया हूँ तो फिर इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे। तो कुछ अर्सा इनके साथ रह के मैं अमल प्रोड्यूस करूँगा, और जब मैं प्रॉपर्ली ट्रेंड हो जाऊँगा तो फिर मैं ख़ुद से इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। यही बात कंपनी में है कि जब आप अप्लाई करते हैं MBA फ़ाइनेंस करके किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में जब आप एक पोजीशन के लिए अकाउंट्स मैनेजर की इंटरव्यू देंगे, तो कंपनी चूँकि फ़ाइनेंस का भी मसला है, इल्म का मसला नहीं है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है, तो वो आपको डायरेक्टली इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ती, वो आपको किसी डायरेक्टर फ़ाइनेंस के तहत या जो ऑलरेडी फ़ाइनेंस का हेड काम कर रहा है उसके साथ अटैच कर देंगे, ताकि आप पहले कुछ अर्सा उनके साथ काम करके तो उसके बाद फिर आपको इंडिपेंडेंटली छोड़ते हैं। इस प्रोसेस को मैनेजमेंट साइंसेज में अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप बोलते हैं। नाम सुना आप? ठीक है ना। कुछ अर्सा आपको इंटर्नशिप करवाएंगे या अप्रेंटिसशिप पे ले गए, जब आप देखेंगे प्रॉपर्ली तैयार हो गए हैं। इसलिए बाज़ कंपनी अगर पहली लम्हे पर जॉब ऑफ़र कर दें तो प्रोबेशन पीरियड रख देती हैं, और उस प्रोबेशन पीरियड में भी किसी के साथ उसको अटैच कर देंगे। और उसका पर्पज़ क्या होता है इंटर्नशिप का, अप्रेंटिसशिप का, प्रोबेशन पीरियड का, कि जो इल्म इसने लिया है उसको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन या उस फील्ड की जो प्रोसेस है उसके मुताबिक उसको अमल में ढालने का तरीका उसको पता चल जाए। यानी इस अमल को अप्लाई कैसे करना है, उस एप्लीकेशन को सीखने के लिए जो सीखा हुआ है यूनिवर्सिटी से, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए वो किसी के साथ उसको अटैच कर देते हैं। हमारी जो दीनी किताबें हैं, इस अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप या प्रोबेशन पीरियड को आप इसको दीनी इस्तिलाह क्या देंगे? ठीक है। सोबत क्या होती है बेसिकली, कि जो सीखा है आपने वो किसी प्रैक्टिकल आदमी की सोबत में बैठे, ताकि जो सीखा है उसको माशरे पर या अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने का तरीका सीख लें आप। तो सोबत एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को बोलते हैं। इसलिए अक्सर लोग जो आप किताबों में पढ़ेंगे हमारे बुज़ुर्गान दीन, कि जब वो तालीम से फ़ारिग होते थे किसी सोबत वाले की तलाश में जाते। और सोबत में फ़ायदा ये है कि इसमें ना सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मिलता है बल्कि नॉलेज भी मिलता है। इसलिए बाद ऐसे बुज़ुर्गान दीन जो गांव में चिट्टे अनपढ़ हैं, बिल्कुल नहीं पता, तो जब आप उनकी सोबत में बैठते हैं तो ना सिर्फ मामलात को हल करने का तरीका मिलता है, बल्कि मामलात के पीछे जो थ्योरी होती है, जो सीना बसीना चलती है, जब वही थ्योरी सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज में बन के जब वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र होती है, तो सोबत में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। और सोबत सबसे ज़्यादा हिट किसको करती है? सोच के अमल को। सोचने समझने की सलाहियतें सबसे ज़्यादा सोबत से मुतासिर होती हैं। जब मैंने कहा ना एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो सीखा है उसको अप्लाई कैसे करना है, वो आप किसी कंपनी में कर रहे हो, किसी दफ्तर में कर रहे हो या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे हो, तो वो सोच विचार में किस चीज़ को छोड़ना है, किसको अपनाना है, हिकमत का ताल्लुक भी सोच के साथ होता है। कि नॉलेज तो है आपके पास, हिकमत एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज होती है कि किस वक्त आपने कौन सी दलील इस्तेमाल करनी है। दलीलें तो सारी ठीक हैं, मगर दलीलों में किस दलील का हालात के मुताबिक इंतखाब करना है और सामे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस दलील को कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ें आपको सोबत से मिलती हैं। तो तामीर शख्सियत सिर्फ़ इल्म की बुनियाद पे नहीं होती। आप ये देखें कि आप अगर अच्छा इल्म है आपके पास,
तो उठते बैठते सुबह शाम आप किन लोगों की सोबत में बैठते हैं? वो जो हर वक्त आपके काम में, आपकी कंपनी में, आपकी तहरीक में, आपके कायद में, आपके बुज़ुर्गों में नुक्स निकालने के शौकीन हैं, या आप हालात और वाक़यात में सख्ती के बावजूद भी मामलात अगर तल्ख़ हो जाएं, अगर किसी की ज़िंदगी में कोई टफ़ टाइम आ जाए तो उस टफ़ टाइम में उसका सबसे कीमती सरमाया वो दोस्त होगा जो उसको हिम्मत और उम्मीद दिलाता रहेगा, जिसका नेमुल बदल दुनिया की कोई नेमत नहीं है। उसके फिर मैं आगे हवाले दूँगा। मगर सोबत एक ऐसी चीज़ है कि इल्म की कमी या फरावानी, इस अगर फरावानी हो तो इसको कंट्रोल रखेगी और कमी हो तो वो पूरा कर देंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये लाशौरी और शौरी दोनों सतह पर आके डायरेक्ट सोच को हिट करते हैं। तो इल्म अगर अमल में नहीं ढल रहा तो उसकी एक वजह यह है कि आपको पता नहीं है, तो जिसको पता है उससे पूछ लें, उसकी सोबत में बैठ लें। बाज़ दुकानों पे आप जाएं तो कोई कारीगर रख लेते हैं, तो उस्ताद जी कहते हैं भाई कुछ अर्सा तुमने करना कुछ नहीं, सिर्फ ये देखो मैं काम किस तरह करता हूँ। तो वो एप्लीकेशन और नॉलेज की तरफ इशारा करते हैं कि काम तो तुम्हें बता दूंगा, ये तो एक दिन में बता दूंगा, करना कैसे है उसके लिए टाइम लगेगा तुम्हें। और इसी तरह बाकी मामलात में देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इल्म के हवाले से आ जाते हैं। इसके लिए मैं आपको एक और दे देता हूँ। अब जब कोई आदमी बोल रहा होगा, अब कल का जो सेशन है मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, जब कोई आदमी बोल रहा होगा तो उसकी दलील से आप उसके इल्म की गहराई तक पहुँच जाएंगे, उसके तर्ज़ गुफ्तगू और तर्ज़ तहरीर तक से आप उसकी सोबत तक पहुँच जाएंगे। तो मुकालमा बैनुल मज़ाहिब पे जब किताबें मैंने कल आपको पढ़ाई थी उसमें इल्म तो था, सोबत नहीं थी किसी। आप समझ गए सारा? ठीक है ना। अब हम इल्म के हवाले से चलते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि वो सारा ग्राफ मैंने ऊपर कर दिया, अब हमारा इल्म आ गया। इल्म कितनी किस्मों का है? कितनी किस्मों का बताएं, क्या लिखूं? पहली किस्म कौन से लिखूं? ये तो हेल्प कर दी कि दो में डिवाइड करना, बताएं जी। इक्तसाबी है, दायमी है, और फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नाफे गैर नाफे। अगर मैं यूँ कहूँ नकली फिलहाल जो मर्ज़ी टर्म्स दे लें, मुख्तलिफ टर्म्स हैं। एक हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक वो नॉलेज है जो अक्ल ने प्रोड्यूस किया, और एक वो है जो डिवाइन है, जो ऊपर से आया, हमारी अक्ल से ऊपर है। सॉरी, इससे पहले ताकि हमारा ये हम डिस्कस करते हैं। जो नॉलेज आप अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से लेना चाह रहे हैं उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें। उसकी तीन हैसियतें हैं। जो इल्म है उसको जज्ब कैसे करना है। मैं बोल रहा हूँ, आप नोट्स बना रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूँ आपने इसको कैसे अपने तबीयत में, शख्सियत में जज्ब करना है। तो इसके लिए बेशुमार किताबें होती हैं। हाउ टू रीड अ बुक है, हाउ टू मेक नोट्स है, हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी स्किल्स हैं। इल्म के हसूल के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत होती है उन सलाहियतों को इम्प्रूव करने के लिए किताबें हैं। तो एक आपका जज्ब करने की सलाहियत है इल्म को। फिर जो जज्ब किया है उसको अपने, जो आपने सीखा है अभी तक नॉलेज, उस नॉलेज को आपने कैसे तरतीब देना है अपने नुक्ता नज़र से, ताकि आप उसको बयान कर सकें। और आपके पास जो नोट्स हैं अगर 10 साल बाद भी खोलें तो फ़ौरन ज़हन में आ जाए कि नुक्ता क्या था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज है। इसके लिए माइंड मैपिंग की स्किल्स हैं और बेशुमार टेक्निकल मैनेजमेंट के कोर्सेज़ हैं कि जो सीखा हुआ आपके पास है उसको ऑर्गेनाइज शक्ल में अपने दिमाग में और अपनी किताब में कैसे रखना है। और फिर जो सीखा है, जो जज्ब किया है, जो संभाल के रखा है, उसको आगे मुंतकिल कैसे करना है। तो यहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाएंगी, तर्ज़ तहरीर आ जाएगा, तर्ज़ बयान आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, अब हम आते हैं उसकी ग्राफ की तरफ।
ये गलत स्पेलिंग वाली फ़ोटो नहीं बनाया। इल्म दो हिस्सों में हो गया। फ़लसफ़े और साइंस को क्या जगह देंगे आप? अक़लियत। अगर मैं ये कहूँ कि अक़ल ने जब मुराकबा किया तो इससे फ़लसफ़ा पैदा हुआ, और अक़ल ने जब तजर्बा किया तो इससे साइंस पैदा हुई, और फ़लसफ़ा और साइंस ये दोनों अक़ल की पैदा हुआ। इसलिए फ़लसफ़ा जितना भी बुलंद हो जाए वो इस नॉलेज का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि वो अक़ल के तहत है आपका। ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया कि एक पेज पे ग्राफ की शक्ल में ही बाज़ का चीज़ें लंबी लंबी याद रखनी आसान हो जाती हैं। अब आपका इम्तिहान। इल्हाम के तहत जो नॉलेज मिला है, जिसको आप मज़हब भी कह लें, आप चलें, मज़हब ने मुराकबा किया तो क्या निकला, मज़हब ने तजर्बा किया तो क्या निकला? जी, इल्हाम तो है ना। इल्हाम हमें मज़हब की शक्ल में मिला है ना। तो मज़हब ने जब देखें ना, अक़ल ने मुराकबा किया तो फ़लसफ़ा पैदा हो गया, अक़ल ने तजर्बा किया तो साइंस पैदा होगी। इस तरह मज़हब जो इल्हाम की शक्ल में, उसने जब मुराकबा किया तो क्या पैदा हुआ, और मज़हब ने ये तजर्बा किया तो क्या पैदा हुआ? जी नहीं, इकान हुआ। अच्छा, जो मुझे समझ में आई है इस ग्राफ की, मैं वो अपनी समझ बता देता हूँ, आप फिर अपने एंड पे उसको इवेलुएट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मज़हब ने मुराकबा किया तो इल्मुल अक़ायद हैं, और जब तजर्बा किया तो तसव्वुफ़ पैदा हुआ। यानी मज़हब ने मुराकबा किया तो अक़ायद, अक़ीदा, ये सारी चीज़ें पैदा होगी, और जब तजर्बा किया तो तसव्वुफ़ पैदा हुआ। ये सारी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है सारी। इसको आप अपने एंड पे इवेलुएट कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सी चीज़ है? नहीं मिजाज वही ना, इल्मुल अक़ायद है ना, अक़ीदे से ही आपका सारा फ़लसफ़ा, सारी तालीम पैदा होनी। जी नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैंने जनरल बड़ी टर्म्स में थोड़ा सा सिस्टमेटिकली बयान किया है, इसकी तफसीलात में नहीं गया मैं। जब आप तफसीलात में जाएंगे तो अक़ायद और इल्म और अमाल, तसव्वुफ़ में अमाल भी तो है ना, फिर तसव्वुल अमाल जब प्रैक्टिकल शेप में आएंगे तो फिर उसके आगे रूहानी उसके दराजात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, सारी बाकी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। अब इन दोनों का जो लिंक है आपस का, ये एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते आप। मगर मैं कह रहा हूँ मज़हब की दो हैसियत है ना, एक वो अक़ायद और अक़ीदा आपको देता है, और उसका सारा अक़ीदे के साथ इल्मुल अक़ायद भी सारा देता है, इल्मुल अहकाम भी सारे आपको मिल जाते हैं। और तसव्वुफ़ उन इल्मुल यानी तसव्वुफ़ जो इल्म की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जब होगी अमाल में, तो वो जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो तसव्वुफ़ है। आप उसके आपके दुनियावी फ़वाइद भी हैं और रूहानी फ़वाइद भी हैं उसके, ठीक है। मुराकबा जब आप करते हैं तो आपका समझ गया। डिफरेंट हो सकता है, वो लॉजिक बेस्ड नहीं होता। आपने अपनी अक़ीदा बनाना है तो उसके लिए आपको कतई और हक़ीक़ी दलाइल चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मुराकबा के जो दलाइल हैं उनमें वो कतईयत नहीं होती जो आप ये चेंज कर लें। हाँ, और बताएं, चेंज कर लें, क्या बताऊँ, बताएं क्या लिखूँ, क्या लिखूँ? ये है कि आप बाद में सोच विचार कर लीजिएगा, आप सीक्वेंस देख लें, सीक्वेंस में जो टर्म आपको ज़्यादा सूट करती है इस थॉट प्रोसेस को लिंक करने में, आप वो इस्तेमाल कर लें। ऐसा ना हो कि तामीर शख्सियत जिस पे हम बात कर रहे हैं उस पे जब हम मेन आए तो हम टाइम खत्म हो चुका हो। तो तामीर शख्सियत आपको ग्राफ जो दिया है ना, नहीं, ये मैं आपको इसलिए ग्राफ बना के दे रहा हूँ कि जब आप तामीर शख्सियत के हवाले से सोचेंगे
तो तामीर शख्सियत पे बेशुमार फ़लसफ़े अवेलेबल हैं दुनिया में। तो जब आप तामीर शख्सियत के लिए कोई किताब उठाएं, किसी फ़लसफ़ी को सुने, किसी मुफ़क्किर को सुने, किसी सोशल एक्सपर्ट को सुने, कोई मैनेजमेंट साइंस का आदमी आके इधर बोल रहा हो, तो आपके जहन में एक साइकोलॉजिकल ग्राफ मौजूद हो कि इसका जो लिया हुआ नॉलेज है ये मेरे ग्राफ में कहाँ फ़िट हो रहा है, इसके इल्म को मैं क्या दर्जा दूँ, इसके इल्म में को कितनी अहमियत दूँ, ये मेरे इल्म के किस मुकाम पे ये आके फ़िट होता है। तो जो लेना है आपने उसको जब आप तरतीब देंगे तो उसका कोई मुकाम भी तो डिसाइड करेंगे ना, उस हवाले से है सारा। अच्छा, जब आप लास्ट ग्राफ में अमाल का हमने ज़िक्र किया था, जब आप अकेले बैठे हों और आप अपने अमाल का तज्ज़िया कर रहे हों पर्सनल डेवलपमेंट के इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप किस नहज पे आप एनालिसिस करेंगे? अगर आप मिनहाजुल कुरान में काम करते हैं या आप रिसर्च में काम करते हैं या किसी और शोबे में काम करते हैं, तो जब आपका डिपार्टमेंट हेड आपका के अमाल की या आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा होगा तो किस तरह करेगा? वो आपके अमाल को जब आपकी एनुअल अप्रेज़ल होगी या सालाना आपकी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाएगा इस नुक्ता नज़र से कि इसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, या इसको प्रमोशन दी जाए या ना दी जाए, तो वो आपके अमाल का जो जायज़ा लेगा वो ज़िम्मेदारी जो आपको सौंपी गई है उससे मुवाजना करके कंपैरिजन करेगा आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन से, या कंपैरिजन करेगा उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मद्देनज़र रख के वो आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहा है। ये है आपका डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस इवेलुएशन का क्राइटेरिया। अब आप डिपार्टमेंट से बाहर निकल आए, आप इसी डिपार्टमेंट में हैं। एक तो वो एनालिसिस है जो आपने डिपार्टमेंट या अपने कुलीग के साथ बैठ के मिल के देखा कि मैं इस डिपार्टमेंट में कितना अच्छा चल रहा हूँ या चल रही हूँ, एक तो ये तरीका है। मगर अगर आप अपनी ज़िंदगी का जब परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगी तो किसके साथ मुवाजना करेंगे? अपने डिपार्टमेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन से मुवाजना करके देखेंगी कि मैं ज़िंदगी में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। मजहबी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जी किसी किस तरह का फ़ायदा चाह रहे हैं सोर्स में। मकसद को जहन में रख कर जिस मकसद के लिए वो सोच रहा है उसके साथ कंपेयर करेगा अपनी परफॉर्मेंस को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बात मैंने इसलिए छेड़ी है कि अक्सर लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बहुत पढ़ते हैं मगर यहाँ पे आके मार खा जाते हैं और यहीं से सारी उम्र पढ़ पढ़ के भी उधर के उधर ही रहते हैं। तो दो टिप्स मैं दे रहा हूँ। एक तो टिप है कि जिस कंपनी में या जिस शोबे में आप काम करते हैं, अगर आप उस शोबे में या उस कंपनी में अगर वो अच्छी कंपनी है, उसको इन सारी चीज़ों का पता है, तो आपकी किसी शोबे में या किसी कंपनी में या किसी तहरीक में जो ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गई है उस ज़िम्मेदारी से आपके परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करके डिसाइड किया जाएगा कि आप कितने अच्छे परफॉर्मर हैं। मगर जब ज़िंदगी में आपने अपने अमाल का परफॉर्मेंस का जायज़ा लेना है तो जैसे उन्होंने कहा, एक पहले तो मकसद मुतय्यन कर लें, फिर आपने अपनी परफॉर्मेंस को मकसद के साथ कंपेयर तो करना ही है, मगर अपनी परफॉर्मेंस को अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ नहीं बल्कि अपनी काबिलियत के साथ कंपेयर करें कि क्या मेरी जो परफॉर्मेंस है ये मेरी काबिलियत की नुमाइंदा है। थोड़ी परफॉर्मेंस से डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, वो भी खुश हो गए, तनख्वाह में भी इजाफा हो गया, मगर ये जो थोड़ी परफॉर्मेंस से वो भी खुश हैं और उनकी खुशी से आप भी खुश हैं, क्या ये आपकी काबिलियत के मुताबिक है? तो ज़िंदगी में ग्रो करना हो तो हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को अपनी खुदादाद दी हुई अल्लाह ताला ने जो सलाहियतों से नवाजा है आपको, उन सलाहियतों से भी मुवाजना करें कि जितनी सलाहियतें मिली हैं क्या उसके मुताबिक भी उतना काम किया। तो जब आप अपनी सलाहियतों को मद्देनज़र रख कर अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे
तो बाज़ हो सकता है शोबे की दी हुई रिक्वायरमेंट से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लें, क्योंकि आप में सलाहियतें थी, आपने वो काम भी कर लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, मगर वो आपकी ज़िम्मेदारियों में शामिल थी। तो ये एक चीज़ हमेशा ये अब ये है जी सॉरी इसका क्या पैमाना होगा कि कितनी सलाहियत है, सलाहियत का भी बता दो, परफॉर्मेंस तो सलाहियत का उसके लिए मैं गुजारिश ये करूँगा कि कभी अगर मौका मिले इन फ्यूचर तो हाउ डू यू इवेलुएट, आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव योर टैलेंट, इस पे सेशन रख लें। अपना टैलेंट अपनी शख्सियत में ढूंढना किस तरह है, उसको पॉलिश किस तरह करना है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर शख्सियात हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेस में टैलेंट की 12-13 किस्में भी की गई हैं। आप ये देखें कि आप उस किस किस्म में ज़्यादा टैलेंट रखते हैं, उसी की बेसिस के ऊपर आपकी शख्सियत डिफ़ाइन होती है। बाज़ लोगों के मुतालिक हैं कि मुसन्नफ़ीन बहुत अच्छे हैं, बाज़ लोगों के मुतालिक होता है ये म्यूज़िशियन बहुत अच्छे हैं, बाज़ लोग क्या कि सिंगर बहुत अच्छे हैं, बाज़ लोग नात ख़ानी बड़ी अच्छी करते हैं, बाज़ लोग किरत बड़ी अच्छी करते हैं। हर किस्म का टैलेंट है, मगर मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेस ने साइंटिफिक बेसिस के ऊपर सारे टैलेंट्स को मिला के उसकी चंद कैटेगराइजेशन कर दी हैं, ताकि आपको टैलेंट को समझने में, मैनेज करने में और दूसरों में उसी टैलेंट को ढूंढ कर निखारने में आसानी हो। तो वो सारी सेपरेट इशू है। आप नेट पे जाएंगे तो टैलेंट मैनेजमेंट के नाम से या amazon.com पे जाएं तो आपको देखिएगा बेशुमार किताबें सिर्फ़ और सिर्फ टैलेंट मैनेजमेंट के ऊपर हैं, उसमें वो आप देख लीजिएगा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पूरे पर्सनैलिटी में। अभी तक तो हम बात कर रहे थे आपके अपने फोकस पे। मुझे ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ों का तजर्बा हुआ है। आप मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, क्या तरीका होगा? या आज आप मुझसे एक बात सीख के आप यहाँ पे गए हैं, आपने उसको इवेलुएट किया, आप मुतमईन है कि ये ठीक बात है, आप बाहर चले जाते हैं किसी शख्स से मिलने, वो मेरी ये बात सुनेगा, मेरी बताई हुई बात जब आप कोट करेंगे तो वो बात सुनेगा और उसको रिजेक्ट कर देगा और आपसे कहेगा कि मेरा 40 साल तजर्बा है इस बात का कि ये बात गलत। अब मेरी जो बात आपने मेरी बयान की वो तो थ्योरी थी ना, मगर उसने अपने 40 साल तजर्बे से उसको काट दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो कैसे फिर आप गुफ्तगू आगे चलाएंगे उस शख्स के साथ? प्रैक्टिस। हमेशा ये याद रखें, बड़ी पते की बात है, बड़े कम लोगों को पता है कि कैसे डिसाइड करेंगे जो तजर्बा उस आदमी के पास है वो अच्छा या बुरा। उस तजर्बे की वैल्यू कैसे डिफ़ाइन करेंगे? आम तौर पे जो लोग जुमले फेंकते हैं वो ये है कि मेरा 40 साल तजर्बा है, मेरा 20 साल तजर्बा है, मेरी सारी उम्र हो गई इस काम में। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। तहरीकों के मुवाज़ने पे देख लें, इंटेलेक्चुअल कोई भी इशू हो तो तजर्बे को ला के आपकी बात को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब वो कर क्या रहे हैं बेसिकली कि अपने ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस को आपकी थ्योरी के ऊपर रख कर उसको काट रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि हमारे एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन ज़्यादा है इसलिए आपकी बात गलत है। तो हमेशा ये याद रखें कि तजर्बे का अच्छा या बुरा होना उसकी थ्योरी पे बेस करता है, उसकी ड्यूरेशन पे नहीं। अगर ड्यूरेशन से तजर्बा अच्छा होना होता है तो फिर शैतान का सबसे अच्छा, मगर शैतान के अच्छे खासे ड्यूरेशन के एक्सपीरियंस की चूँकि बुनियादी थ्योरी ही गलत है तो वो क़यामत तक भी एक्सपैंड हो जाए तो उसकी वैल्यू कोई नहीं होगी। तो दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना है तो ये देखें कि उनके तजर्बे की बुनियाद किस थ्योरी पर है। अगर वो थ्योरी इंटेलेक्चुअली या जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसके बुनियादी मुसलमात की रोशनी में दुरुस्त है तो उसका 40 साल का तजर्बा काबिल कदर कंसिडर होगा। और अगर नहीं, अगर एक आदमी इस्लाम कबूल कर ले, कुफर से आ जाए इस्लाम में, आज इस्लाम कलमा पढ़ा है, कल अपने घर चला जाए और अपने रिश्तेदारों से कहें कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो कहें कि हमारे आबा व अजदाद भी ऐसा काम नहीं करते थे, उनका भी कई साल का तजर्बा है कि इस्लाम गलत है। अब उनका कई सालों का तजर्बा और इस आदमी का एक दिन का तजर्बा, तो ज़्यादा वैल्यू किसके तजर्बे को होगी? क्यों? इसलिए कि उस तजर्बे की जो थ्योरी है जिसकी बेसिस के ऊपर वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम एग्जिस्ट करता है, थ्योरी ने उसकी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को काबिल तारीफ़ या काबिल कबूल बना दिया। तो जब भी आपने किसी के तजर्बे से फ़ायदा उठाना हो तो ये ज़हन में रखें
कि तजर्बे को, उसके तजर्बे को एनालाइज़ करते वक्त उसके तजर्बे की ड्यूरेशन को ना देखें, ये देखें कि जो पहले दिन उसने वो बात पर अमल किया वो उसकी थ्योरी क्या थी। तो अगर उसकी थ्योरी, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उसके दलाइल इल्मी वो सब अपनी जगह दुरुस्त हैं तो उसका तजर्बा उसके ऊपर सोने का सुहागा होगा। तो दूसरों के तजर्बे से फ़ायदा उठाने का मतलब ये है दो तरह का, कि अगर एक तो ये देखें उसकी थ्योरी क्या है, और दूसरा ये देखें अगर उसकी थ्योरी ठीक है तो फिर उसके तजर्बे में ये देखें कि इसने अपनी उस थ्योरी को अप्लाई कैसे किया है। तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज जो है उसके एक्सपीरियंस में वो तलाश करें। जी, इसकी क्या हैसियत है कि जो ये कहा जाता है कि मेरा 30 साल या 40 साल का तजुर्बा है, तो इसके दूसरे लोग इसी के तजुर्बे को समझ लें और अपनी अकल और सोच जो है उसे एक साइड करें। तो इस चीज़ को कैसे हम रेलेवेंस इसमें बनाएंगे? फिर ये तो यूँ महसूस होता है कि जैसे एक शख्स ने तजुर्बा किया, अब बाकी सारे लोगों को चाहिए कि वो उसके ऊपर बेस कर लें अपने सोचने समझने की काबिलियत। तो इसको हम ये अंधाधुंध तकलीद होती है और कुछ नहीं होता। अब उसका क्या इलाज है? उसमें यह है कि आप ऐसे लोगों के, ऐसी जमातों से भी बचें, ऐसे लोगों से भी बचें। इसलिए अक्सर जो अंधाधुंध तकलीद वाली जमातें हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ आप ये देखेंगे कि इल्म और दलील पर फोकस कम है, लिटरेचर कम प्रोड्यूस करेंगे और शख्सियत की तरफ ज़्यादा फोकस कराएंगे। और बाज़ ऐसी तहरीकें, उन्होंने सिर्फ़ एक किताब लिखी है दीनी, उसमें ये जिक्र कर दिया कि मुझे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आके बशारत कर गया कि बेटे ये काम स्टार्ट करो। उस बशारत पे पूरी तहरीक कायम है, उस बशारत पे उस पूरी शख्सियत का इमेज कायम है और उसी के ऊपर पीछे सारे लोग लगे हैं। मगर उस तहरीक में अंदर अगर जिस आदमी की हकीकत में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं समझता हूँ वो दीन की तरक्की के लिए भी काम करेगा, ना सिर्फ वहाँ पर सोबत का फैज़ होगा बल्कि इल्म का फैज़ भी होगा। तो ऐसी तहरीकें जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को इस्तेमाल करके अपना एक सोशल नेटवर्क बनाती हैं, मगर वहाँ इल्म और तहकीक का काम नहीं होता। मेरा ज़ाती नुक्ता नज़र ये है कि वहाँ कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जब इल्म की तरक्की का इल्मी हवाले से काम करने की हालात और वाक़यात के तनाजुर में ज़रूरत हो और वो शख्सियत सिर्फ बैत कर कर के ही सारे मामला सुलझा रही हो, तो इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इस हवाले से अगर आप देखें तहरीक मिनहाजुल कुरान को, तो मैं समझता हूँ कि ये इल्मी हवाले से जो वक्त की ज़रूरत है वो पूरी तरह पूरी हो रही है इसकी। ये हो गया दूसरों के तजर्बों से फ़ायदा कैसे उठाएं। अब एक आखिरी बात करके कि ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मामला आते हैं जब इंसान इतना परेशान होता है कि ना इल्म काम देता है, ना सोबत से सीखी हुई टेक्निक काम देती, परेशानी अरूज पे चले जाती। क्या करेंगे आप? मिसाल के तौर पे आप यहाँ काम करते हैं और दूसरे दिन पैगाम आता है कि आपकी छुट्टी, ठीक है। आपकी जितनी भी निस्बत थी, जितनी भी मोहब्बत थी, जितनी भी चाहत थी, वो लपेट के आपके जो आखिरी वाजिबुल अदाएँ उसमें लिफाफे में रखी, आपको दिया, अस्सलाम वालेकुम। आप अब तहरीक से बाहर हो गए, ना घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल हैं, जिनकी वजह से आप उनका टाइम तहरीक को दे रहे हैं और तहरीक वालों ने आपको अस्सलाम वालेकुम कह दिया और आपको अपनी निस्बत भी मशकूक लगने लगी। इस मौके पे क्या करेंगे आप? कैसे हैंडल करेंगे इस परेशानी को, स्ट्रेस को? कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, कहीं तजर्बा तो नहीं हुआ इस तरह का? ये चीज़ें तो एनवायरमेंटल और इकोसिस्टम के साथ बिहेव करते हैं कि एनवायरमेंट कैसा सोसाइटी का, ये चीज़ें अगर इंस्टीट्यूशन में लेंगे तो बड़ा छोटा लेवल पे आ जाएगी। अगर आप टोटल एनवायरमेंट लेंगे, मैं छोटी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, जहाँ काम करते हैं वहाँ समझना ज़रा जल्दी आसान हो जाता है। थ्योरी दे दूँगा, उसको बाहर भी अप्लाई कर लेंगे तो वही रिज़ल्ट देगी। और अगर इस निस्बत में आप कायदे मोहतरम से मिल के अपना कुछ इजहार करना चाहें और उधर से भी अप्रूवल ना मिले, सब्र करेंगे। जी ऐसा ही होगा, डायरेक्ट लेवल जो है वो हम देखेंगे, अपना चेक करेंगे। अगर तो हमारी कमिटमेंट किसी ऐसी चीज़ के साथ है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तहरीक में भी आते हैं तो फायदे में उनसे बेशक हम अल्लाह ताला और आगे के साथ हम ज़ात को हम मिलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी कमिटमेंट यहाँ से आगे निकलते हुए अगर उनकी ज़ात के साथ है उस वक्त शायद हम बल्कि मुझे यकीन है कि हम नहीं डालेंगे। लेकिन अगर कमिटमेंट यहीं तक सिर्फ जॉब तक नहीं जाएगा है। मैं एक शख्स का वाक़या सुनाता हूँ, फिर आप बताइएगा वो क्या करे। वो शख्स बाहर से आया, ठीक है, उसको यहाँ बड़ी अच्छी ऑफ़र दी गई कि आप, वो
अकीदत में काम करता रहता था, यानी जब भी पाकिस्तान में घर वालों से नाश्ता कि इधर आ गया, शाम को यहाँ से वापस घर गया। फिर उसको सोचा तो फिर एक ऑफ़र दी गई कि आप हमारे शोभा प्रेस एंड पब्लिकेशन में चले जाएँ। तो डिप्टी डायरेक्टर का उसको शोभा दिया। आपका जो लोगो है इकरा बिस्मिल्लाह रब्बिक लज़ी खलक, वो उसके हाथ का बना हुआ है। जो अक्सर टाइटल्स हैं वो उसके हाथ के बने हुए हैं। जो सीरतुन नबी के 12 वॉल्यूम्स हैं उसमें उसका भी हिस्सा है। रियाज़ हुसैन चौधरी साहब को पता है उसका, ठीक है। और उसने तकरीबन 7 महीने काम किया यहाँ पे। 7 महीने यही कहा जाता रहा कि जी कायदे मोहतरम दौरे पे आएंगे तो आपका इजाज़िया डिसाइड करेंगे। 7 महीने बग़ैर तनहा के काम करता रहा। फिर एंड पे उसको ये मैसेज मिला कि सॉरी अब वो बाहर भी इसीलिए छोड़ के आया था, घर वालों को टाइम भी नहीं दिया। यहाँ से यानी 7 महीने की माशी तंगी भी तो होती है ना, बंदे ने कुछ और काम भी तो करने होते हैं ना। मैं आपको प्रैक्टिकल वो बात बता रहा हूँ, उस बंदे का बताऊँगा उसने कैसे हैंडल किया। यहाँ कायदे मोहतरम से मिलने की उसने कोशिश की। उन दिनों वो सियासी बहुत ज़्यादा हलचल थी तो वो मसरूफ़ थे, नहीं मिल सके। तो वो यहाँ पे नीचे खड़ा हो गया, सोच रहा था मैं क्या करूँ। अब वो इस तरह यानी वो इस तरह से अपने आप को महसूस कर रहा था कि अब वो अछूत हो गया, उसको कोई हाथ लगाना या देखना भी पसंद नहीं करता। तो वो जो एक नशा था तहरीक का, हर वक्त कायदे मोहतरम पढ़ना लिखना देखना, यानी वो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि उसकी ज़िंदगी का एक लम्हा भी तहरीक के साथ यानी सोचे बगैर उसका गुज़रे। वो शख्स यहाँ से जब घर गया तो उसको ऐसा महसूस हुआ बिल्कुल खाली है, निस्बत तो निकल गई। वो जैसे होता है ना, जहन में एक शीशा बना होता है, किसी ने पत्थर मारा वो टूट गया, तो बीच में कुछ भी नहीं था, खला एक तरह से पैदा हो गया। सोच में पड़ गया मैं क्या करूं, ठीक है ना। उस बंदे ने कैसे हैंडल किया, अब उसके पास नॉलेज भी था, सोबत से भी मुस्तफ़ीज़ होता रहता, ठीक है। और जितनी उसको कायदे मोहतरम की सोबत मिली थी शायद किसी और को इतनी नसीब ना हो। वो जब बंदा घर गया तो उसने ये सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शन है। अच्छा, वो ऐसे लोगों से भी मिला उसी वक्त कि जो इस तरह के मामला से गुज़र चुके थे और उन्होंने कहा कि देखा कायदे मोहतरम में ये ख़राबी है। वो बंदे इस्तेमाल करते हैं, एहसान फरामोशी तक के अल्फाज कहे गए, सारे मामला कहे गए कि ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो हमने भी इसीलिए छोड़ा है, शुक्र करो तुम बच गए। मैंने कहा अच्छा जी। तो उस आदमी के पास 2 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन बहुत आसान था कि वो इसी तरह कायदे मोहतरम में नुक्स निकाले, तहरीक में नुक्स निकाले, अपनी अलहदगी को अपने आप को इत्मीनान करने के लिए सारा मलबा तहरीक पे डाल के तो एक नए सफ़र का आगाज़ करें। फिर वो चला जाए किसी और तहरीक के पास, उसके साथ अटैचमेंट डेवलप करे और बाकी सारी ज़िंदगी इस तहरीक की मुखालफत में बसर कर दे, जैसे ये अब उसके दीनी फ़राइज़ में शामिल हो गया। मैं पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट से बता रहा हूँ सारी बात। खुशकिस्मती से उस आदमी ने अपनी बाहर की ज़िंदगी में मैनेजमेंट के और ये सारे लेक्चर्स और ये सारी चीज़ें अटेंड की हुई थी। अब उसके पास एक ऑप्शन तो ये था, दूसरा ऑप्शन जो बार बार उसके जहन में था, शायद अपने बुज़ुर्गों की दुआ थी या उसकी नीयत ठीक थी, अल्लाह बेहतर जानता क्या, वो ये दूसरा ऑप्शन था कि वाई मी, कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। मैं सारी ख़ामियों का ज़िम्मेदार कायदे मोहतरम को या तहरीक को देकर मुतमईन हो जाऊं, या मैं ये भी तलाश करूं कि मुझ में ऐसी ख़ामी क्या थी कि मैं इन हालात का शिकार हुआ। ठीक है, अब दोनों अप्रोचेस में फ़र्क है। जब मैं सारा रुख मोड़ दूंगा तहरीक और कायदे तहरीक की तरफ, तो उसका नुकसान, फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसा कैसा भी हूँ मैं काबिल इत्मीनान हो जाऊँगा अपनी ज़ात के लिए, मगर उसका नुकसान ये है कि मेरे अंदर जो ख़ामियाँ थी जिसकी वजह से मेरे साथ ये मामला पेश आए, सारी उम्र मैं उन ख़ामियों से आगाह नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन ये था कि मैंने जितना वक्त तनकीद पे गुजारना है मैं उतना वक्त अपनी इस्लाह पे क्यों ना गुजारूं कि मुझ में वो क्या ख़ामी थी कि अगर उन्होंने ज़्यादती भी की तो मेरे साथ वो ज़्यादती हो गई। आप समझें कि अगर आप सही भी हैं और आपके साथ ज़्यादती हो गई है तो कोई ख़ामी आप में थी ना कि वो ज़्यादती कर गया। तो मेरा ये यानी मेरी अपनी कहानी थी, मैंने बता रहा हूँ। मेरा फिर ये फ़ोकस ये था उस वक़्त जब ये मामला हुए, 97 की गालिबन बात है, तो मैंने ये सोचा, अच्छा मुझे ये ताना दिया गया उस वक़्त कि अब आप जा रहे हैं तो हम देखेंगे आप क्या करते हैं। और जिन साहब ने उस वक़्त ताना दिया अभी वो छोड़ चुके हैं खुद।
तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है देखते हैं। तो मैं बाहर आ गया। अब उसके बाद फिर मैंने पहला सफ़र ये बिस्मिल्लाह की कि मैंने अपने आप से एक सवाल किया कि क्या तुम्हारी अटैचमेंट कायदे मोहतरम से है या इस्लाम से? क्या तुम्हारी अटैचमेंट तहरीक मिनहाजुल कुरान से है या कुरान और सुन्नत से? तो मैंने कहा अगर तुमने तहरीक मिनहाजुल कुरान को और कायदे मोहतरम को इसलिए अपना कायद और तहरीक चुना था कि ये पसंद आए हैं, तो पसंदीदगी और नापसंदीदगी ज़िंदगी में बदलती रहती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। मगर अगर ये इसलिए पसंद आए थे कि तुम्हारा इस्लाम के मुतालिक जो नॉलेज था उसकी बेहतरीन तशरीह और ताबीर इनके अलावा कोई नहीं कर सकता, तो फिर इस्लाम कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर आप देखें कि क्या आपने तहरीक के साथ अपना एक जो ताल्लुक़ तोड़ा है, इस ताल्लुक़ को भी तो कोई नाम देना है ना आपने। तो पहला मैंने ये फ़ैसला किया, डिसाइड ये किया कि मैंने तहरीक से रिश्ता रखना है या नहीं रखना, कायदे मोहतरम से रिश्ता रखना है या नहीं रखना। तो मैंने ये डिसाइड किया चूँकि मेरे रिश्ते की बुनियादें मेरी ज़ाती पसंद और नापसंद नहीं है, इस्लाम है, और इस्लाम की इनसे बेहतर तशरीह और ताबीर मुझे कहीं और नज़र नहीं आती। तो इसलिए अगर मुझे ये तल्ख़ तजर्बा हुआ भी है, मगर मैं अपना जो इल्मी और फ़िक्री रिश्ता है ये नहीं तोड़ूँगा। नंबर 1 फ़ैसला मैंने ये किया। नंबर 2 फ़ैसला मैंने ये किया कि मैं जो यहाँ से गया हूँ इसको मैंने टाइटल क्या देना, कोई ऐसी निस्बत क्या उन्वान दूँ। तो मैंने अपने जो जुमलों को एनालाइज़ किया, अपनी सोच को एनालाइज़ किया, तो मैंने ये सोच के मैंने ये जुमला लिखा अपनी किताब में कि मैंने तहरीक से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ताल्लुक़ तोड़ा है, फ़िक्री और नज़रियाती ताल्लुक़ नहीं तोड़ा। मरकज़ पे काम ही करता था ना, तो हो सकता है मेरी नालायकी से वो इस हद तक आजिज़ आ चुके हों कि कहना चाहते हो कि चले जाओ और मैं नहीं जा रहा, तो कोई ना कभी तो डिसीजन लेना ही था ना। तो ये मेरी अपनी नालायकी थी कि मैं समझ नहीं सका या उनकी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सका। मगर मरकज़ पे काम करने का अगर छोड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तहरीक का फ़िक्र और फ़लसफ़ा छोड़ दिया। एक अपॉर्चुनिटी थी, नहीं कर सका, छोड़ दिया। मगर तहरीक में काम ना करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं तहरीक से अपना फ़िक्री और नज़रियाती रिश्ता भी तोड़ लूँ। तो मैंने उन स्ट्रेस के मामलात में जब इंसान या तो ख़ुदकुशी कर लेता है या बिल्कुल एंटी हो जाता है तहरीक के मुतालिक, मैंने इस तरह अपने तजर्बे को मैनेज किया। अब तो ये मैंने फ़ैसले कर लिए, अब जो परेशानी है ज़हन में उसको कैसे मैनेज करूँ। तो मेरा ये होता था कि जो परेशानी है, जब तक कोई नई नौकरी नहीं मिलती या नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं लेना ज़िंदगी का, तो क्या करूँ। तो मैं रोज़ाना सुबह मैकडोनल्ड चला जाया करता था। मैकडोनल्ड जाके मेरे हाथ में मसनवी लगी मौलाना रूम की, तो वो पहला ज़िंदगी का मौका था जब मैंने मसनवी क्यों पढ़ा। तो सुबह मैं बैठता था मैकडोनल्ड में और शाम तक पढ़ता ही रहता था, और फिर उसमें जो अच्छे अच्छे जुमले मुझे लगते थे वो मैं सेपरेट नोट कर लेता था। परेशानी उस वक्त भी थी ज़हन में, मगर परेशानी में मैं परेशान लोगों के साथ बैठता तो परेशानी में इजाफ़ा होता। तो जब परेशानी में आप मौलाना रूम के साथ बैठे हों तो परेशानी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। अच्छा लगता था। तो मेरी सिलेक्शन मज़हबी नहीं थी, मेरी सिलेक्शन इंटेलेक्चुअल थी कि अगर मौलाना रूमी मेरी जगह होते तो क्या करते, तो क्या करते। फिर उसी के हवाले से मैंने अपने नोट्स भी जो हाईलाइट किए, और वो अपने नोट्स हाईलाइट करके मैंने नगमा रूमी के नाम से अलहदा से प्रिंट किए। ये नूरिया रिजविया से आपको मिल जाएगी किताब, अभी भी सेल हो रही है, 3-4 साल पहले लिखी थी। वो जब ख़त्म हो गई तो मुझे पहली ऑफ़र हुई जॉब की, इंटरव्यू की, पीसी भूरबन में डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की, और उस पर तनख्वाह इतनी थी कि शायद यहाँ के नाज़िम आला की 3 टाइम्स कर लें तो उससे डबल तनख्वाह थी, अल्लाह का शुक्र था। मगर जब वहाँ पे मैंने इंटरव्यूज़ दिया, प्रोफेशनल उन्होंने मेरा बैकग्राउंड चेक किया, मेरी यानी मरकज़ की कोई मैंने बात नहीं वहाँ बताई, क्योंकि वो जब आप नौकरी की तलाश में हो और आप अपनी रूहानी निस्बतें बताते ही फिरें तो हो सकता है कि मुखालिफ ही बैठा हो, तो फिर उल्टा भुगतना भी पड़ता है आपको। तो वहाँ प्योरली अपने मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने बताया, इंटरव्यू दे के आया, इंटरव्यू लाहौर में हुआ मेरा, तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई पीसी भूरबन में। तो हालात इतने थे कि किराए के लिए पैसे नहीं थे। तो मसनवी मौलाना रूम के जो मेरे नोट्स थे इसी तरह छोटे छोटे मैंने जमा किए हुए थे। तो मेरा एक दोस्त था जो बुक पब्लिशर था, उसने कहा किराए का क्या करें। मैंने कहा जी कुछ देखते हैं, अल्लाह मालिक है। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया, रूबी पब्लिकेशंस उस वक़्त होता था, तो उसको कहा कि ये किताब है, छापनी है। तो उसने कहा मुझे पढ़ने के लिए दे दें। तो मेरे नोट्स जो टेंशन में लिखे हुए थे मौलाना रूमी के अल्फाज में,
उसने पढ़े और सुबह कहा जी मैं छापूँगा। तो मैंने मुसवदा उसको भेज दिया। उसको बेचने 1500 रुपये मुझे मिले। उन 1500 में मैंने टिकट ली मरी की, और वो 1500 इस्तेमाल करके अपनी पहली जॉब पे मैंने जाके रिपोर्ट किया। तो ये था कि टेंशन में मसनवी लिखी, उसी के मुसवदे को बेच के अपनी पहली जॉब पे लगा, और फिर मैं वहाँ पे पहुँचा। और वहाँ पे बैठ के फिर मेरा एक और मुसवदा था रूहुल्लाह कलिमातुल्लाह। फिर जब भूरबन की जॉब मैंने छोड़ी, वालिद की वफ़ात के वक्त मैं लाहौर में आ गया, तो मेरी नई जॉब जो थी उसमें और इसमें दरमियान में 4 महीने का वक्फ़ा था। तो उन 4 महीनों में जाके वहाँ से रिज़ाइन किया। तो फिर मुझे इस्लामाबाद सरीना होटल से कॉल आई, और मेरे इंटरव्यू लेने वालों में आपको हैरानी होगी प्रिंस अमीन आगा ख़ान थे। और प्रिंस अमीन आगा 50 एप्लीकेंट थे, और उन 50 एप्लीकेशंस में मैं वाहिद आदमी था जो गरीब था, वरना अक्सर ब्यूरोक्रेट्स के, मेजर जनरल्स के, क्योंकि बड़ी पोजीशंस हैं। 7 स्टार होटल डिलक्स था, पाकिस्तान की तारीख़ में पहला होटल था, तो वो लोग चाहते थे हमारा ही कोई ना कोई बच्चा वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। मगर प्रिंस अमीन आगा ख़ान का ये था कि मैंने मेरिट पे लेना है। तो जो पैनल इंटरव्यू में था उसमें एक फ़्रेंच जनरल मैनेजर था फ़िलिप शगादू, वो पेरिस से अपॉइंट होकर आया था। प्रिंस अमीन आगा ख़ान ख़ुद मौजूद थे, और हमारी होटल में उन्होंने सबसे ली थी, इंटरव्यू लिया था। तो इंटरव्यू लेने के बाद मुझसे पूछा गया कि इतने लोग हैं तो आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि तामीर शख्सियत बाज़ का पढ़ के नहीं आती। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर किसी की हो तो किस मौके पे क्या जवाब देना है, बस इसी जवाब के लिए अगर हाजिर जवाबी हो तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या सारा इल्म अगर वहाँ पे काम नहीं आना तो फिर कहीं काम नहीं आएगा। फिर आप एक अच्छे मुकर्रर ज़रूर हो सकते हैं, एक अच्छे पर्सनालिटी डेवलपर नहीं होंगे। तो प्रिंस अमीन फ़िलिप शगादू ने पूछा कि 50 लोग हैं हमारे पास, हमें सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ये बताएं कि आपको हम क्यों सिलेक्ट करें। तो मैंने उन्हें कहा कि जी इन 50 से ये कहें कि आप सारे जितने भी स्टाफ के लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनको इकट्ठा कर लें हॉल में, और इन 50 से कहें कि 15-15 मिनट की प्रेजेंटेशन दें। तो ऑडियंस की क्लैपिंग से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि कौन ज़्यादा काबिल है, और फिर गुफ्तगू के अंदाज से यानी गुफ्तगू की जो नेचर है, क्वालिटी ऑफ कंटेंट्स और क्वालिटी ऑफ डिलीवरी पे डिसाइड कर लीजिएगा आपने किसको हायर करना है। तो मेरे पास था ही कुछ नहीं। गरीब आदमी के पास होता है क्या, जिसके पास कुछ ना उसके पास कुछ नहीं होता, तो फिर उसके पास बिल आखिर जुर्रत रह जाती है कि बंदा एहतियात वहाँ करता है जहाँ खौफ हो कुछ खोने का, तो जब कुछ खोने को ना हो तो फिर जुर्रत ही बाकी रह जाती है। तो मैंने कहा ये भी ऑफ़र कर देते हैं। तो फिर प्रिंस अमीन आगा ख़ान ने सबको ऑफ़र किया। तो बाद में जब मैं हायर हो गया, मेरी जनरल मैनेजर से मुलाकात होगी, तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्यों हायर किया, ना मेरे पास सिफारिश है, ना मैं अच्छे कपड़े पहन के गया था, क्योंकि टेंशन में भी था, चेहरे पे भी टेंशन, फिर सफ़र में भी टेंशन, सारे मामलात में। तो उन्होंने कहा था हमने सिर्फ, प्रिंस ने ये कहा है कि मुझे किसी और का भी इंटरव्यू लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे ये टेस्ट चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्फिडेंस इसका पसंद आया कि अगर इसमें इतना कॉन्फिडेंस है तो ये बाकी सारे काम कर लेगा। तो बाज़ का आला सतह पे जो क़यादत बैठी होती है वो एक जुमले से उस आदमी के टैलेंट की और उसकी सोच और फ़िक्र की गहराई तक पहुंच जाती है, बशर्तिया वो पहले अपने तौर पे भी इसका पूरी तरह एक्सपर्ट हो। तो बहरहाल होगी। अब वो मैं जब इंटरव्यू दे के आ गया तो वो बताते नहीं कि आपको हायर कर लिया या नहीं कर लिया। तो मेरी पहली दूसरी किताब थी जो छपी थी, वो थी रूहुल्लाह कलिमातुल्लाह, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह जो आपको कल बाज़ है आपको दी भी थी। अब मैं वेट कर रहा था कि मुझे वहाँ से कोई रिस्पांस आए, और घर में भी फ़ारिग थे, तो मैं फिर अपने एक दोस्त के पास बैठ जाता था चाय पीने के लिए, और वहाँ पे बैठ के मैंने सुबह से शाम तक रूहुल्लाह कलिमातुल्लाह लिखी, और वो लिख के 4 दिनों में मैंने लिखी। और नीयत मैंने ये की थी कि मैं अल्लाह ताला से ये दुआ की थी, मैं आपके दीन का काम कर रहा हूँ, आपने मेरा काम करना है। मुराद ये थी कि मेरी जॉब का कुछ ना कुछ हो जाए ताकि ख़र्चा पानी चलता रहे। तो चौथे दिन मुसवदा मुकम्मल हुआ। चौथे दिन मुकम्मल करके मैं ज़ियाउल कुरान के पास गया, वहाँ से किताब ख़रीदने गया बुक शॉप पे, वो जो नीचे उनके सेल्समैन होते हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये मेरे पास मुसवदा है तो कुछ छापना चाहेगा। तो उन्होंने कहा कि ऊपर पीर साहब बैठते हैं, आप उनसे बात कर लें। तो मेजर साहब थे, और फिर वो पीर हसनात साहब थे, गालिबन उनके जो छोटे भाई ज़ियाउल कुरान को चलाते हैं, इब्राहिम थे। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम भेरा भिजवाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है नौजवान आदमी है और जानता भी कोई नहीं है, तो ऐसे कुरान पे लिख लिए कोई गलत बात ही ना हम छाप दें। तो उन्होंने कहा था हम भेरा भिजवाएंगे, तो वहाँ से अगर ओके हो गया तो हम आपकी किताब छापेंगे।
तो वो छोटा किताबचा उन्होंने भेरा भिजवाया, वहाँ से उनका जो बोर्ड बैठता स्कॉलर्स का, उन्होंने इस पर तारीफ़ी लिख के नोट भिजवा दिया और वो ज़ियाउल कुरान वालों ने छापी थी फिर वो। तो वो जब मुसवदा कबूल हो गया, उन्होंने कहा भेरा भिजवाएंगे, तो फिर मेरा वहाँ से सिलेक्शन का लेटर भी आ गया था। सिलेक्शन का लेटर आ गया, वहाँ चले गए। और फिर अब तीसरी जॉब में जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, तो ये इस्लाम, मसीहत और मुकालमा मोहब्बत ये 2 सालों में लिखी है अपनी उसी टेबल पे बैठ के जिस टेबल पे मैं रूटीन का दफ्तर का काम करता हूँ। तो दफ्तरी औकात के बाद हर रोज़ 2 घंटे मैं किताब पे लगाता था, और इस किताब को लिखने से पहले बतौर तबरुक मैं अल-शिफ़ा का कुछ हिस्से पढ़ता हूँ, अल-शिफ़ा शरीफ के हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। इसलिए आप नग़मा रूमी को पढ़ेंगे तो कोटेशन की सिलेक्शन किस बेसिस पे मैंने की, आपको कोटेशन की सिलेक्शन में मेरी टेंशन नज़र आएगी। और अगर आप रूहुल्लाह कलिमातुल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको देखेगा अल्लाह ताला का फ़ज़ल और करम नज़र आएगा। और मुकालमा बैनुल मज़ाहिब, चूँकि मैं अल-शिफ़ा शरीफ पढ़ के लिखता था, तो आपको पूरी किताब में अलहम से वन्नास तक ना कोई जुमला इखलाक से गिरा हुआ मिलेगा, ना कोई जुमला कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ मिलेगा, और ना ही किसी जुमले से किसी मसलक की तासुब की बो आएगी। इसलिए ये जिस मसलक वाले के पास गई है उसने समझा कि ये मेरे मसलक के आदमी ने लिखी है। तो ये सिर्फ नसीब की बात होती है। अब सारी बात को रिवाइंड करके मैं बात ये कर रहा हूँ कि जब मैं गया था क्या था और जब मैं आया हूँ क्या हूँ। तो मैं अपनी ज़ाती डेवलपमेंट का ख़ुद ज़िम्मेदारी मैंने कबूल की तो यहाँ तक पहुँचा। हम ज़िंदगी में कभी ज़ाती डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक हम अपनी कोताहियों और नाकामियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते रहेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो कायदे मोहतरम को उस वक़्त तनकीद का निशाना बनाते थे, आज वो भी उसी मुकाम पे बैठे हैं जिस मुकाम पे वो उस वक़्त है जब मैं छोड़ के गया हूँ। तो मैं उनसे भी आगे निकल गया। क्यों? कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी ज़ाती डेवलपमेंट का ख़ुद ज़िम्मेदारी मैंने कबूल की तो यहाँ तक पहुँचा। हम ज़िंदगी में कभी ज़ाती डेवलपमेंट नहीं कर सकते जब तक हम अपनी कोताहियों और नाकामियों का ज़िम्मेदार दूसरों को ठहराते रहेंगे। आज भी ऐसे लोग हैं जो कायदे मोहतरम को उस वक़्त तनकीद का निशाना बनाते थे, आज वो भी उसी मुकाम पे बैठे हैं जिस मुकाम पे वो उस वक़्त है जब मैं छोड़ के गया हूँ। तो मैं उनसे भी आगे निकल गया। क्यों? कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी जो भी हुआ मैंने दूसरों को इल्ज़ाम देकर ख़ुद तरबियत के मौक़े गंवाने हैं, या मैं ख़ुद ज़िम्मेदारी कबूल करके अपनी इस्लाह करूँ। और मैं अपनी इस्लाह की है तो उस वक़्त गया था, आज फिर आपके सामने खड़ा हूँ। तो मुराद ये है कि जब ज़िंदगी में कभी टेंशन हो तो 2 काम करें। टेंशन के असबाब अपनी ज़ात में ढूंढने की कोशिश करें, आपको इस्लाह का मौका मिलेगा। और टेंशन में हो तो अच्छा काम करें। मैंने टेंशन में 2 किताबें लिख मारी। वो टेंशन के लम्हात मैं किसी को गाली गलौज दे के भी कर सकता था, मगर वो टेंशन के काम मैंने दीन का काम किया है। तो टेंशन में किसी अच्छे काम की या किसी अच्छे काम की सोबत में भी रहेंगे तो महफूज रहेंगे आप। तो ये थोड़ी सी चंद एक चीज़ें थीं जो मैंने आपको बता दी। टाइम भी 12:15 हो गई। इसके और बेशुमार पहलू हैं तामीर शख्सियत के। तो मेरा ये होगा कि आप तामीर शख्सियत मैं आपको चंद एक वो चीज़ें लिखवा दूंगा जो बड़े कम लोगों ने ख़ुद कायदे मोहतरम की सुनी है, मगर आज की गुफ्तगू को जहन में रख कर जब आप दोबारा ये सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस मौजू पर आपकी रिसर्च मुकम्मल हो गई है। इल्म और अमल सालेह, ये EI9 नंबर है, ऑडियो कैसेट है, ख़िताब है कायदे मोहतरम का। इल्म और अमल सालेह, ये सफ़ा 133 है फहरिस्त के ऊपर, ये आप सुन लीजिएगा। दूसरी, तरबियत में ख़ुद स्पुर्दगी और यकसोई, सफ़ा 298 है फहरिस्त का। IF3 नाम है कैसेट का। सफ़ा 298 है, IF3 है, तरबियत में ख़ुद स्पुर्दगी और यकसोई। इसका सिर्फ़ एक नुक्ता मैं बता दूं जो मैंने फैसलाबाद में ही बयान किया था। जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे तो मार्केट में बेशुमार लोग हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं। तो इस खिताब का दिलचस्प पहलू ये है कि अगर आपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना है तो डेवलपमेंट ज़्यादा नॉलेज लेने से नहीं होगी, वो काम ज़रूर आएगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यकसोई से होती है। आप जिस तहरीक से के मुंसलिक हैं, जिसके साथ आपकी रूहानी निस्बत है, आप उसका रंग अपने ऊपर चढ़ा लें। उस तहरीक में, उस मिशन में जिसके साथ भी आपकी निस्बत है रूहानी, उसमें जब तक मुकम्मल तौर पर गुम नहीं हो जाएंगे आपकी शख्सियत डेवलप नहीं होगी।
बिल्कुल इसी तरह के एक पौधा है और आप उसको हर 2-3 दिन के बाद उसकी मिट्टी चेंज करते रहें और आप कहें जी यहाँ की ज़रख़ेज़ मिट्टी थी तो मैं चाहता हूँ मेरा पौधा थोड़ी देर यहाँ से भी फैज़ ले ले, फिर उसी पौधे को किसी और ज़रख़ेज़ मिट्टी में डाल दें कि 2 दिन यहाँ से भी फैज़ ले ले, फिर उसको उठा के किसी और में डाल दें कि 2 दिन यहाँ से भी फैज़ ले लें। तो मिट्टी में नुक्स नहीं है, फैज़ उसमें है, मगर उसको यकसोई से किसी एक से फैज़ लेने नहीं दे रहे आप, इसलिए वो पौधा मुरझा जाएगा। तो इसलिए तामीर शख्सियत में आप जिसके साथ अटैच हैं, मैं इस कदर तल्ख़ तजर्बे के बावजूद मैंने अपनी निस्बत नहीं तोड़ी तहरीक के साथ। मैंने अपने रवैये फ़ाइन ट्यून किए हैं ताकि उस निस्बत को कायम रख सकूं, मगर उस निस्बत में नुक्स तलाश करके अपनी ज़ात को मुतमईन करने की कोशिश नहीं की। ये मेरा पैगाम था सारी कहानी सुनाने का। तो जब आप अपनी ज़ात में इस्लाह की कोशिश करें तो अपनी टेंशन को भी मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और एक ये ख़िताब है तंज़ीमी अमूर में बरकत। जब आप तंज़ीमी अमूर में टाइम को मैनेज करेंगे तो आप एक बरकत का कॉन्सेप्ट भी होता है कि बाज़ लोग एक काम को 10 दिन में करते हैं, बाज़ लोग एक काम को 2 दिन में कर जाते हैं। तो काम की स्पीड में बरकत का कॉन्सेप्ट, ये बड़ा शानदार ख़िताब है। ये फ़हरिस्त का है, 284 है और IB36 नाम है कैसेट का, IB36 तंज़ीमी अमूर में बरकत। और एक बड़ा शानदार ख़िताब है इंसानी तरबियत किस तरह मुमकिन है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें तो। और इसका है EI10, इसकी 2 कैसेट्स हैं। फ़हरिस्त का सफ़ा है 133 EI10। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स है, वो है तो रिलीजियस, मगर आपको पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप उसको सोसाइटी की बजाय पर्सनैलिटी पे अप्लाई कर रहे हैं उस सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को, तो उससे बेहतरीन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे लेक्चर्स नहीं है। और वह है कुरानी फ़लसफ़ा इनकलाब। जो इब्तदाई ख़िताबात हैं जो स्टूडेंट्स के साथ किए हैं, वो अगर आप सुने तो उसमें इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट सबसे ज़बरदस्त है पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट पे। कि जिस तरह मज़हब के अंदर इज्तिहाद ना हो तो मज़हब की अहमियत कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, इस तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में इज्तिहाद ना हो, अगर आपके फ़िक्र और फ़लसफ़े में इज्तिहाद ना हो, अगर आपकी इंटेलेक्चुअल और जो इल्मी सफ़र अगर उसमें इज्तिहाद ना हो, तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही डेड हो जाएगी। सारी उम्र एक ही ख़िताब या एक ही किताब को गले से लगा कर रखने से आप ख़ुद डेड हो जाएंगे। तो आप वक्त के साथ साथ, यानी मेरे इन तजर्बात में आज के दिन तक मेरा ये ज़ाती दावा है मेरी मालूमात के मुताबिक कि फ़हरिस्त को जितना ज़ुबानी मैंने रटा हुआ है किसी ने नहीं रटा, और फ़हरिस्त में जितने लेक्चर्स मैंने सुने हैं किसी ने नहीं सुने। और अब मैं इस्लामाबाद रहता हूँ, कभी कभार यहाँ आना होता है, कायदे मोहतरम के हालात और मामलात लेक्चर्स की हद तक जिस कदर मैं अपडेट रहता हूँ कोई नहीं रहता शायद, अपनी तमाम तर इल्मी और फ़िक्री मसरूफ़ियत के बावजूद। ठीक है, तो ये मेरा इज्तिहाद है तहरीक के साथ निस्बत रखने में, कि तहरीक की डेवलपमेंट के साथ साथ मैं इल्मी और फ़िक्री हवाले से अपने आप को अपडेट रखता हूँ, तो तहरीक के साथ साथ चलूँ। ठीक है जी। तो ये बहरहाल चंद एक बातें हैं, बहुत टाइम हो गया, अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो मैं एंटरटेन कर लूँगा, अदरवाइज़ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग ये मेरे ख़्याल में एक ही चीज़ है। 2 लफ्ज़ों में आप तामीर शख्सियत बोल दें, पर कैरेक्टर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दोनों यानी दोनों टर्म्स के अंदर एक चीज़ है कि आप अपनी शख्सियत को हर पहलू से वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहें। आप जिस जगह काम करते हैं, जिस शोबे में, उस शोबे की जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। आप जिस तहरीक के साथ मुंसलिक है उसके साथ साथ अपने आप को डेवलप करते रहें। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये भी मतलब होगा कि तहरीक के खौल से निकल कर मुआशरे के साथ भी अटैच रहना सीखें, वरना जब आप तहरीक के हल्के से बाहर निकल के कहीं बैठे होंगे तो आपको पता ही नहीं है कि मामला और मुल्क और हालात किधर जा रहे हैं। तो तहरीक के फ़िक्र और फ़लसफ़े को मुआशरे के हालात और वाक़यात के साथ अटैच करना भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है।
अखलाक व किरदार कैसा है, लेकिन आपकी ज़ाहिरी पर्सनैलिटी अच्छी है, लोगों को भाती है, आप अपने मामला में निकाल रही हैं, इसको पर्सनली डेवलपमेंट में लेता है। अच्छा, मैं समझ गया। और इस पे अर्ज़ करूँगा कि वो स्टीफन आर कोवे हैं, उसने इसको कहा है कि डेल कार्नेगी ने इंसान की जो ज़ाहिरी जो शख्सियत उस पर फोकस किया, लेकिन पर्सनैलिटी की तकमील के लिए करैक्टर बिल्डिंग पे जब आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा। उन्होंने इसको ना रखना किया। जो मैनेजमेंट साइंसेज है ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है ना, इसको बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपका लिबास भी आता है, आपके हरकत व सकनात भी आती हैं। यानी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, चेहरे पे नागवारी के असरात हों, बात लफ्ज़ों में इंतखाब मेरा बड़ा प्यार और मोहब्बत और मुशक्फ़ाना हो, अगर चेहरे पर नागवारी के असरात हों तो आप मेरे लफ्ज़ों की बुनियाद पे कहेंगे मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मगर मेरे चेहरे के तासुरात से आप समझ जाएंगे या मैं मुनाफिक हूँ या आपसे जो बज़ाहिर मोहब्बत की गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं अंदर से आपसे नफ़रत करता हूँ। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो टर्म्स यूज़ हुई हैं ना, स्टीवन आर कोवी ने या डेल कार्नेगी ने यूज़ किए हैं, एडवांस लेवल की जब मैनेजमेंट स्टडीज़ आप करेंगे ना, तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ज़ाहिरी मामलात को हैंडल करने के लिए टर्म इस्तेमाल होती है बॉडी लैंग्वेज। और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और कैरेक्टर बिल्डिंग, ये ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग है। अब उनके यहाँ स्टीवन आर कोवी वो मैनेजमेंट साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। वो एक ऐसा मुसन्निफ़ है जिसने इस मौजू पर किताब लिखी है और मशहूर हो गया, ठीक है ना। हमारे यहाँ स्टीवन आर कोवी मशहूर है या डेल कार्नेगी या चंद एक लोग। आई वुड सजेस्ट कि आप बाकी लोगों को भी पढ़ें, आप ज़िग ज़िगलर को पढ़ें, आप जो जेरार्ड को पढ़ें, आप ब्रायन ट्रेसी को पढ़ें, आप डेनिस वेटली को पढ़ें। इसमें से अक्सर ऐसे नाम हैं जो अपनी फ़ील्ड में रिकग्नाइज अथॉरिटी हैं, मगर हमारे यहाँ बात वही है ना कि मैनेजमेंट साइंसेस के किसी आदमी ने किसी आदमी को प्रमोट कर दिया और वो माशरे में प्रमोट हो गया और उसने एक दो अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस पाकिस्तान में खोल लिए, अब वो अखबारों में आना शुरू हो गया, तो दीनी हल्के ने समझा कि शायद ये मगरिब का नुमाइंदा है। बिल्कुल इसी तरह अगर डॉक्टर इसहार अहमद ने मगरिब अमेरिका में 2-3 दफ्तर खोल लिए और अमरीकी समझें अब ये इस्लाम का नुमाइंदा। तो आप हर मैनेजमेंट साइंसेस में, अब पीटर टकर का नाम है, पीटर टकर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की हैंडलिंग का दुनिया में एक्सपर्ट समझा जाता है और मॉडर्न मैनेजमेंट साइंसेस का फादर कहते हैं उसको। मगर पीटर टकर की मेरा नहीं ख्याल है हमारे आपके हैं निसाब में, दाखिल किताब में नहीं है। मजहबी तहरीकों को मैनेज किस तरह करना है, क्योंकि यहाँ पे लोग जॉब के लिए नहीं, एक रूहानी और फ़िक्री निस्बत के साथ आते हैं। तो यहाँ पे लोगों की फ़ीलिंग्स को मैनेज करना बाहर की दुनिया के यानी कारोबारी मामला की निस्बत ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्ट और सेंसिटिव होता है। तो पीटर टकर ने हैंडलिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक पूरी थ्योरी दी है, वो हमारी मजहबी तंजीमों में नहीं पढ़ाई जाती। तो इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि स्टीवन आर कोवी और ये डेल कार्नेगी से आगे बढ़ के मज़ीद और लोग भी देखें जो मगरिब में इस वक्त साइंटिफिक रिसर्च में आगे नाम इनके हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आपको रहनुमाई मिल जाएगी। वेस्ट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ का एनवायरनमेंटल नई चीज़ों को बड़ा अडॉप्ट करता है, बड़ा नहीं करता है, और वहाँ पर स्टेबिलिटी को, जमूद को नेगेटिविटी में लिया जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी जगह पर इंसान जो पहुँच जाता है और अपने आप को जब जमूद या स्टेबिलिटी में आ जाता है तो समझता है मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा है कि मतलब वो कामयाब हो गया है। हालांकि जो उनकी आइडियोलॉजीज़ है, थ्योरीज हैं, वो उनकी सोसाइटी के रिगार्डिंग है। हम अगर उनकी सोसाइटी का एज इट इज़ अपने को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा सोसाइटी में ऐसे लोग थोड़ा सा और से लगेंगे और दूसरे लोगों में उनका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी? ये मेरा ईमेल एड्रेस से रिक्वेस्ट की थी किसी ने, n मुश्ताक है NMUSHTAQ786@gmail.com, और ये मेरा मोबाइल नंबर है, देख लीजिए। अच्छा, आपकी बात कि उन्होंने वहाँ पे बैठ के रिसर्च की है। जब आप इस्लाम का आगाज़ मगरिब ये अरब से हुआ ना, सऊदी अरब से हुआ ना, उस खिते से हुआ, फिर ज़्यादा इसकी जो मशरिक़ में इसकी फैली। अगर कोई शख्स इस्लाम को मगरिब में अप्लाई करना चाहे तो क्या करेगा?
चले मैं सवाल में जाए बगैर आपको थीम समझा देता हूँ ताकि हम वाइंड अप कर लें। वो ये होगा कि जब आप मगरिब की कोई किताब पढ़ेंगे और उसको पाकिस्तानी सोसाइटी पे अप्लाई करेंगे तो दो चीज़ें जहन में रखिएगा। एक चीज़ ये जहन में रखिएगा कि उन्होंने प्रोसेस और ह्यूमन नीड्स को माइंड में रख कर अपनी थ्योरी डिज़ाइन की हैं, मगरिब को रख के नहीं। इसलिए वो जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो उसके भी ऑलमोस्ट वही बेनिफिट और रिज़ल्ट होंगे। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जब थ्योरी तो वो एक ही होगी ना, आगे उस थ्योरी को जब उन्होंने अपने मुआशरे के लिए एक्सप्लेन किया होगा तो केस स्टडीज़ अपने मुआशरे की होंगी। तो आप ये कर सकते हैं कि थ्योरी लें और केस स्टडीज़ अपने मुआशरे की ऐड कर दें, यानी उनके नॉलेज को कस्टमाइज़ करके अपने मुआशरे पर एप्लीकेबल बनाने के लिए उसको मॉडिफाई कर दें, कस्टमाइज़ कर दें आप उसको। सिंपल है। जैसे आज का टॉपिक भी था, उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो बयान की है मैंने, तो उसमें मैंने यही किया कि टर्म्स उनकी हैं, जब यहाँ बयान किए हैं तो यहाँ के जो समझ में आने वाली टर्म्स हैं मैंने वो बयान कर दिया आपको। यानी माना और मफहूम बरकरार रखें और उसकी टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी अगर वो स्टैंडर्ड नहीं है तो उस स्टैंडर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं, और अगर वो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड अप्लाई करके उसका मुतबादल और जो उसकी रिप्लेसमेंट है वो भी आप जिक्र कर सकते हैं।